देखिए, ऑपरेशन चाचा जान एक डिटेल्ड कहानी है हाफिज सईद के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने आतंकी हमला हाफिज सईद के लिए कहा गया था, उसकी कहानी है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ये हमले की तैयारी चल रही थी 2018 से, तो ये बात तो मुझे काफी पहले पता चल चुकी थी कि हाफिज सईद के ऊपर एक प्लानिंग असासिनेशन। अच्छा, ये पहले ही आपको पता चला? हाँ, मेरे सोर्सेज से कह लीजिए या कैसे कह लीजिए, या जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे या उनके थ्रू कह लीजिए, व्हाटएवर। वहीं दिसंबर में पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो ये कहता है कि जो हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ वो रॉ के द्वारा कराया गया एक सुनियोजित तरीका था। तो जबकि कहानी कुछ और थी। जब हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ तो इनडायरेक्टली दूसरी देश की एजेंसीज भी मेरा फोन जो है सर्विलेंस पे सुनती हैं। कोई ऐसी बात चली कि पाकिस्तान को ये लगा कि जो पहली फंडिंग हुई है वो मेरे कहने पे या मेरे थ्रू या मैंने वो फंडिंग उपलब्ध कराई। अच्छा, टीटीपी को, जबकि मेरा कहीं रोल ही नहीं था इसमें। मुझे एक चीज़ बताओ, हमारी सरकार इतनी बेवकूफ़ है, एक क्रिमिनल को पैसा देगी जो जेल में सजा काट रहा है कि तू जा हाफिज सईद को मारने के लिए हम पैसा देंगे, तू जा, ऐसा कौन करता है? पर क्या RNDW को या हमारी सरकार को ये पता था कि बबलू श्रीवास्तव ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? इनडायरेक्टली शायद पता हो सकता है, नजरअंदाज कर दिया गया हो सकता है। जैसे ये हाफिज सईद का घर है, इससे 2 ब्लॉक छोड़ के मेन रोड पे गाड़ी ईद गुल ने खड़ी की। अब यहाँ पे ना ये कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग ये थी कि जो होगा वो सिर्फ हाफिज सईद के घर के बाहर होगा, जिससे हाफिज सईद के घर का नुकसान हो और किसी का नहीं। पर ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के, ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के जिनमें 100 किलो भरा गया, ईद गुल लेके गया और वहां जाके। तो ये बताइए, ये जो न्यूज में आजकल आते रहता है अननोन गनमैन ने यहाँ वहाँ शूटिंग कर दी, देश का दुश्मन। यार अननोन गनमैन कोई भी नहीं है, मतलब यार ये किस्से कहानियां है ना, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये मनोरमा कहानियां हैं। पर लोग तो मर रहे हैं। ये जो नावेद है ये एक्चुअली हाफिज सईद से मिल रहा था। ये हाफिज सईद से तोईद मस्जिद में मिल रहा था। किस बेसिस में, मतलब क्या बोल के मिल रहा था? नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे कमबैक कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अंबर शर्मा जी। जहां पिछली बार हमने जाना था छोटा राजन और उसके लेफ्ट हैंड मैन रोहित वर्मा की कहानी को, आज के इस पॉडकास्ट पे हम जानने वाले हैं कि किस तरह से भारत के जेल में बैठे एक क्रिमिनल ने मारने की कोशिश की हाफिज सईद को। इस पॉडकास्ट में अंबर जी ने एक ऐसी चीज बताई है जो शायद ही भारत में किसी और को पता हो। कैसे एक क्रिमिनल जेल में बैठे बैठे एक पूरा प्लान तैयार करता है जिसमें वो हेल्प लेता है इंटरनेशनल माफिया की, टेररिस्ट की, और तैयार करता है एक बहुत ही डेंजरस प्लान जिसमें वो एलिमिनेट करना चाहता है हाफिज सईद को। इनफैक्ट ये क्रिमिनल बहुत क्लोज पहुंच भी जाता है हाफिज सईद को एलिमिनेट करने के लिए, बट कैसे हाफिज सईद लास्ट मोमेंट पे बच जाता है, यह उसकी कहानी है। भारत में ऐसे पॉडकास्ट बहुत कम होते हैं, तो आई वुड अर्ज यू कि इस पॉडकास्ट को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। अंबर शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। एक हमने ताबड़तोड़ एपिसोड ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है जिसमें आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी मुंबई अंडरवर्ल्ड की, और आज के इस एपिसोड में हम एक दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे इस क्राइम की दुनिया के इसमें, एंड टेररिज्म से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में हम बात करें उससे पहले एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद जयेश, आपने मुझे फिर से एक बार अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप मुझे बुलाते रहेंगे और आपका चैनल इसी प्रकार से नई नई स्टोरीज नए नए लोगों के साथ लाता रहेगा। जी, हम तो आपको डेफिनेटली बार बार बुलाते रहेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस में आप बहुत ज़्यादा फेवरेट है लोगों के। एंड अभी भी हमने जितनी बात की है तो एक बड़े भाई जैसे आपने मेंटोर किया है मुझे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है जो हम कैमरा पे बात नहीं कर सकते जिसके बारे में। तो ये एपिसोड जो है ये एक तरह से हाफिज सईद के ऊपर है, ऑपरेशन चाचा जान, जो आपकी किताब भी है, एंड इसके 3 एडिशंस ऑलरेडी छप चुके हैं। 3 थर्ड ये आपके हाथ में जो है 3rd एडिशन है। अब इसके बाद शायद 4th एडिशन जाने की तैयारी चल रही है जैसा मुझे पब्लिशर ने बताया। तो 3rd एडिशन आपके हाथ में, 4th एडिशन जो है शायद मेरा नवंबर या जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। ओके, तो प्रिंटिंग में इसकी डिमांड है। ओके, सो ऑपरेशन चाचा जान क्या चीज़ है ये? देखिए, ऑपरेशन चाचा जान एक डिटेल्ड कहानी है हाफिज सईद के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने आतंकी हमला हाफिज सईद के लिए कहा गया था, उसकी कहानी है। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि
जब ये हमले की तैयारी चल रही थी 2018 से, तो ये बात तो मुझे काफ़ी पहले पता चल चुकी थी कि हाफिज़ सईद के ऊपर एक प्लानिंग असासिनेशन। अच्छा, ये पहले ही आपको पता हाँ, चल गया एक मेरे सोर्सेज से कह लीजिए या कैसे कह लीजिए, या जो लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे या उनके थ्रू कह लीजिए, वॉट एवर। बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जब आप इन्वेस्टिगेटिव फिल्म मेकिंग में हैं। जो बहुत लोगों को गलतफहमी होती है मेरा इंस्टाग्राम देख के या यूट्यूब देख के कि मैं वाइल्ड लाइफ ही करता हूँ, लेकिन अदर साइड ऑफ पॉइंट भी होती है कि वाइल्ड लाइफ से, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि वाइल्ड लाइफ मेरा पहला प्यार है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत भी वाइल्ड लाइफ से ही की, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज से की, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से की, लेकिन वाइल्ड लाइफ के साथ साथ मैं इन्वेस्टिगेशन में घुसता चला गया। तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, उसको वाइल्ड लाइफ से जोड़ा, फिर धीरे धीरे माफिया की तरफ बढ़ता चला गया, क्योंकि क्राइम जो में सिर्फ माफिया जो है, जो सिर्फ ड्रग्स या कार्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, वही क्राइम है। वाइल्ड लाइफ क्राइम भी जो है $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वाइल्ड लाइफ क्राइम। तो वो मैंने उजागर करना शुरू किया। वहाँ से जो है मैं इंटरनेशनल माफिया समझा, मुंबई माफिया समझा, और इस पर रिसर्च करनी शुरू की। तो मुझे बहुत सारे लिंक्स जो है मिलते चले गए। जब लिंक्स मिलते हैं तो वो आपके बहुत बड़े असेट बन जाते हैं। राइट। अब आते हैं हाफिज़ सईद पे कि ये क्या किस्सा हुआ। तो 2018 से ये शुरू हुआ, लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि मार्च 2022 में मैंने ऑलरेडी 3 एपिसोड यूट्यूब पे किए कि हाफिज़ सईद की प्लानिंग कैसे की गई। उसमें मैंने ये दिखाया कि कौन लोग शामिल थे, राइट, किस तरीके से वो पहुंचे और किस तरीके से प्लानिंग की। ये 3 एपिसोड मैंने उस पर किए थे, लेकिन मैंने उससे पहले की डिटेल नहीं दी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से लोगों को हायर किया गया, किस तरीके से जो है पूरी प्लानिंग की गई। लेकिन ये चीज़ जो है मैंने मार्च 2022 में की। उसके बाद मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है यूट्यूब चैनल पे, और वो मेरे एक एपिसोड पे आता है जो होता है एपिसोड नंबर 1 या 2। उसमें मैंने बहुत सारे फोटोज़ रिवील किए थे जो पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व थे उसमें। तो पाकिस्तान को इससे प्रॉब्लम थी क्योंकि वो वहाँ पे सब जुडिस था, वो वहाँ पे वो जो था पूरा इन्वेस्टिगेशन में था, और मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सारी चीज़ें एक्सपोज कर रहा हूँ, तो उनको यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने जो है मुझे यूट्यूब के थ्रू कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भिजवाया, और स्ट्राइक की वजह से जो है मेरा वो एपिसोड हटा दिया गया। राइट। लेकिन फर्स्ट या थर्ड एपिसोड आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। डेट, लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो डेट चेक कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल के बीच ही बात है जिसमें वो एपिसोड की मैं बात कर रहा हूँ। अब खैर मेरा जो ऑडियंस है वो एक बहुत सीरियस ऑडियंस है, वायरल वाली ऑडियंस नहीं है। तो उन्होंने वो एपिसोड को बहुत मज़े से देखा, समझा कि ये क्या चीज़ है। वहीं दिसंबर में पाकिस्तान ने एक लिस्ट जारी करता है जिसमें वो ये कहता है कि जो हाफिज़ सईद के ऊपर हमला हुआ वो रॉ के द्वारा कराया गया एक सुनियोजित तरीका था। तो जबकि कहानी कुछ और थी। उन्होंने ISI ने पाकिस्तान ने बहुत सारे नाम दिए जो इस किताब में भी मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें एक बबलू श्रीवास्तव का नाम आता है, अली बुदेश का नाम आता है, एक तिवारी करके लड़के का नाम आता है, बहुत सारे नाम उसमें होते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने एपिसोड में पहले ही बता चुका था और किताब में भी लिखे थे। तो ये स्टोरी बहुत वायरल होनी शुरू हुई। तो 2018 से जो कहानी शुरू होती है वो मैंने इस किताब में दी है। तो पूरी डिटेल में कि कौन लोग से कैसे उनकी मुलाकातें हुई, किस तरीके से सब चीज़ें हुई, कैसे बबलू श्रीवास्तव ने जेल में बैठ के इस चीज़ को पूरा अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद वहाँ पे हाफिज़ सईद के घर के बाद ब्लास्ट किया। तो पूरी कहानी जो है जो UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, ग्लोबल टेररिस्ट है हाफिज़ सईद, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है, जिसके घर के बाहर बम ब्लास्ट होने पे पाकिस्तान ने ये कहा कि ये हाफिज़ सईद जो कि खुद एक टेररिस्ट है, उसके घर के बाहर एक आतंकी हमला है। तो ये आपने इस किताब में जिस तरह से कहा कि पूरी एक कहानी आपने बताई है शुरू से लेके अंत तक। इसकी शुरुआत आपने कहा 2018 में होती है और ब्लास्ट 2021 में होता है वो। एग्जैक्टली। तो 3 साल में ये क्या प्लानिंग हो रही थी? देखिए, किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारा सोर्स लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप गए और जाके कर दिया, मतलब ब्लास्ट कर दिया। देखा जाए तो ये एक तरीके से ब्लास्ट जो था वो उनकी इंटेलिजेंस
के अगेंस्ट वो उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए। Right, दूसरा failure था। एक चीज़ है कि यहाँ इंडिया की जेल में बैठ के एक आदमी इस चीज़ को पूरी प्लानिंग कर रहा है, जो बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसको आप इक्वलेंट टू कर सकते हो कि जैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढा गया और ढूंढते हुए उसको जो है उस वहाँ पे सील टीम भेज के उसको ख़त्म किया गया। लेकिन ओसामा बिन लादेन को ढूंढना कितना मुश्किल था ये सब जानते हैं, क्योंकि ये उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन गई, फिल्म बन गई, और वहाँ की सरकार ने अपनी सेना को, अपनी इंटेलिजेंस को बहुत सब शाबाशियाँ दी, इनाम दिया। अब आप ये सोचिए कि एक कंट्री जो पाकिस्तान जो कंट्री है, जिसको बहुत सारे लोग टेरर कंट्री कहते हैं, मतलब कि एक टेररिस्ट के लिए क्या कहते हैं, सेफ हेवन है, तो वहाँ पे हाफिज सईद को ढूंढना कितना मुश्किल होगा, उसके को पूरा ट्रैक करना, उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करना, ये एक सबसे बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। ये किसने कराया था? आपने कहा पाकिस्तान ने कहा रॉ ने कराया है। रॉ का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बबलू श्रीवास्तव का है। क्यों कराया उसने ये? देखिए, बबलू श्रीवास्तव एक तो जेल में बैठा है। कौन है बबलू श्रीवास्तव? बबलू श्रीवास्तव यार, अगर आप गूगल करो और जो लोग मेरे वीडियोस सुनते हैं या जो लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, उसमें कई बार बबलू श्रीवास्तव के किस्से आए हैं, क्योंकि जितने भी नेपाल में कांड हुए हैं, मैं इसको कांड कहता हूँ, जब से बबलू श्रीवास्तव जेल में रहा है, चाहे वो दिलजाद मिर्शा बेग हो, जो हम एपिसोड बॉम्बे माफिया पे कर रहे थे पिछले एपिसोड पे, उसमें भी मैंने बताया था कि छोटा राजन की एक टीम गई थी, लेकिन सारी जो तैयारी की गई थी वो बबलू श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। यहाँ से सिर्फ शूटर गए थे, जिसमें फरीद तानाशाह और बाकी लोग थे। तो बबलू श्रीवास्तव जो है एक यूपी का ही, गाजीपुर का रहने वाला व्यक्ति, और लखनऊ में वो अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहा था। फैमिली बहुत समृद्ध है, उसके जो भाई वगैरह हैं वो आर्मी में या कहीं जो है सर्व किए हैं, तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली में से था। लेकिन लखनऊ में यूनिवर्सिटी में उसका कुछ किसी से पंगा हो जाता है दूसरे विरोधी गैंग के साथ, तो उसको जो है वो दूसरा विरोधी गैंग जो है, ये शायद जो इलेक्शन के टाइम है, जो स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं उसके समय की बात है, कि ये भी इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, दूसरी पार्टी जो है वो किसी को सपोर्ट कर रही थी, तो उसमें इनका आपस में टसल हुआ, और टसल की वजह से जो है इसके हाथों जो है कुछ कांड हो गया बबलू श्रीवास्तव के हाथों, तो इस वजह से जो है इसको जेल भेजा गया। फिर जेल में जो है इसकी तोड़ाई की गई, ऐसे समझ लीजिए। तो वहाँ से ये क्राइम की दुनिया में बढ़ा। बबलू श्रीवास्तव का जो सबसे बड़ा नेटवर्क था वो किडनैपिंग का नेटवर्क रहा। सबसे ज़्यादा जो किडनैपिंग के किस्से सुने गए यूपी में, उसमें हमेशा बबलू श्रीवास्तव का नाम आया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बबलू श्रीवास्तव उतनी किडनैपिंग भी नहीं करता था जितने उसके ऊपर केसेस ठोप दिए जाते थे। लेकिन ये बात सच है कि किडनैपिंग हुई, बहुत सारी किडनैपिंग में बबलू श्रीवास्तव का नाम आया, बहुत सारी किडनैपिंग में उसने पैसा भी कमाया। यहाँ तक कि जो चंद्र स्वामी, मैं ये तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, इस तथ्यों को कोई ये ऐसा नहीं है किस्सा कह रहा हूँ, यहाँ तक कि जो चंद्रा स्वामी था, चंद्रा स्वामी का जो आश्रम दिल्ली में था, वो किस तरफ है मुझे अभी याद नहीं है, वहाँ पे जब फरारी काटी थी तो जो बबलू श्रीवास्तव ने फरारी काटी थी, तो वो चंद्रा स्वामी के आश्रम में फरारी काटी थी उसने। तो चंद्रा स्वामी के भी बहुत सारे काम बबलू श्रीवास्तव किया करता था। तो बबलू श्रीवास्तव इतना बड़ा नाम है अंडरवर्ल्ड में, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड को जानते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि बबलू श्रीवास्तव कौन है। बबलू श्रीवास्तव दुबई में भी रहा, और दुबई में रहा तो दाऊद इब्राहिम के संपर्क में भी आया। दाऊद इब्राहिम के, मतलब मैंने हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई एक दूसरे को जानता हो तो वो उसके लिए काम करता हो। हाँ, एक दूसरे के साथ मिलके कोई काम कर लें, कि अगर एक्सपर्टीज़ है, बबलू श्रीवास्तव की जो एक्सपर्टीज़ थी दूसरे ने ली, दूसरे के बाद जो है उसके बदले पैसा मिला, तो ये चलता रहता था। तो जब दुबई में सब लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं पार्टी में मिल रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो ये एक तरीके से था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। जबकि टीवी पे आता है कि बबलू श्रीवास्तव जो है दाऊद का एक गुरगा होता था, दाऊद के लिए काम करता था, जबकि सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ये हम रिपोर्टिंग वालों को पहले तथ्य को जानना चाहिए, फिर कहना चाहिए। कभी दाऊद के साथ उसका कोई के लिए काम नहीं किया, उसके साथ मिल के, मतलब कि जैसे दाऊद को किसी चीज़ में हेल्प चाहिए और उसे लगा बबलू की श्रीवास्तव उसमें हेल्प कर सकता है, तो दाऊद ने उसकी उसमें हेल्प ले ली। या फिर कभी ऐसा हुआ कि बबलू श्रीवास्तव को लगता है कि मुझे दाऊद की हेल्प चाहिए, इस काम के लिए दाऊद कर सकता है, तो बबलू श्रीवास्तव ने दाऊद की हेल्प ले ली। तो ये एक तरीके से एक गैंग दूसरे गैंग की हमेशा किसी ना किसी रूप में अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे की मदद लेता रहता है। तो बबलू श्रीवास्तव दुबई में रहा, दुबई में काफ़ी काम किया, और एक
दूसरे के साथ मिलते रहते थे। इसी बीच में एक ऐसा कांड हो जाता है जिसमें बबलू श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा वांटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबलू श्रीवास्तव के लिए एक लड़की काम करती थी, अर्चना शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश की थी और देखने में बड़ी सुंदर थी। उसको हीरोइन बनना था, लेकिन वो हीरोइन नहीं बन पाई। लेकिन बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आई तो बबलू श्रीवास्तव ने उसको किडनैपिंग के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ तक कि वो अर्चना शर्मा जो है बंगाल तक गई थी किसी को किडनैप करने, लेकिन वो जो है वो पूरा केस खुल गया। और पूरा केस खुल गया तो वो वहाँ से उनको भागना पड़ा। एक व्यापारी को इन्होंने बहुत मोटे पैसों के लिए किडनैप करना था। तो अर्चना शर्मा जो है नाम बदल बदल के रहा करती थी और बबलू के लिए काम करती थी। कुछ न्यूज़ चैनल जो कि ये कहते हैं कि अर्चना शर्मा जो है वो बबलू की गर्लफ्रेंड रही, जबकि वो बबलू की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो बबलू के लिए काम किया करती थी। कई बार जहाँ तक मुझे पता है कि बबलू श्रीवास्तव शायद अर्चना शर्मा से एक आध बार मिला होगा, लेकिन काम अर्चना शर्मा जो है उसके लिए करती थी। यहाँ तक कि बबलू के एक गैंग मेंबर ने अर्चना शर्मा को दुबई में एक बुटीक भी खोल के दिया कपड़ों का। ओके। जब काम करते हैं तो भाई प्यार में कह लो, मोहब्बत में कह लो या दोस्ती में कह लो, एक बुटीक दुबई में या शारजा में उसके लिए खोल के दिया था। ये मैं आपको अर्ली 90s की बात बता रहा हूँ, जब तक ब्लास्ट भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद जो है बबलू श्रीवास्तव किस चीज़ में वांटेड हुआ, फिर कुछ किस्से हुए। तो इसको जो है एक बार कहते हैं कि इसको जुआ खेलना था, तो इसको कहा गया कि चलो चलते हैं सिंगापुर में जुआ खेलेंगे। तो ये बबलू के पास एक चीज़ और बता दूं कि बबलू के पास जो है जो नेशनलिटी थी वो थी नेपाल की पासपोर्ट था। और जो दिलशाद मिर्ज़ा बेग था वो बबलू का दोस्त था और वो बहुत बड़ा मिनिस्टर था। और उसी के कहने पे और बाकी के मिनिस्टर्स के ऊपर दबाव डालने पे बबलू को नेपाल की सिटीजनशिप मिली। बबलू रहने वाला इंडिया का, लेकिन कांड कर रहा था। लेकिन जो उसको पासपोर्ट मिला नेपाल से वो अरुण कुमार के नाम से मिला। ओके। और वो दिलशाद मिर्ज़ा बेग जो वहाँ का पॉलिटिशियन था, मंत्री था, बहुत कद्दावर नेता था, उससे इसकी दोस्ती थी। क्राइम ये करता था बबलू वहाँ पे, और इसके लिए भी मतलब इनसे दोस्ती थी, क्या नाम है, दिलशाद मिर्ज़ा बेग से। और जो है क्या कहते हैं उसको, इसको उसके बदले नेशनलिटी दिलशाद मिर्ज़ा बेग ने दिलवाई। तो अब नेपाली पासपोर्ट पे ये ट्रैवल करता था। जो लुकआउट नोटिस था वो इंडियन पासपोर्ट पे था, वो दूसरे नाम पे था। तो ये दुबई में रह रहा था। तो एक बार की बात है, इसको बोला गया कि चलो जुआ खेलते हैं। ये जुआ खेलने के लिए सिंगापुर पहुंचा। पत्ते खेलने का बहुत शौकीन था। तो सिंगापुर पहुंचने के बाद वहाँ पे किसी ने फ़ोन कर दिया कि बबलू श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति है जिसको दुनिया ढूंढ रही है। वो जो है इस समय सिंगापुर में नेपाली पासपोर्ट पे अवेलेबल है। वो वहाँ पे जब चेक हुआ तो वो पकड़ लिया गया। आप लोग कहेंगे कि नेपाली पासपोर्ट पे कैसे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि सिंगापुर जो है वो उससे पहले 91 में, ये 95 में पकड़ा गया, 91 में वो इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल किया था वहाँ। ओके। वो डाटा उनके पास फोटो से और उन सब चीज़ों से मिलता जुलता था। भाई आप फोटो तो नहीं बदल सकते ना एक इंसान की, जब तक प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई जाए। तो वो पासपोर्ट इंडियन था। तो दूसरा नेपाली था। तो यहाँ पे जो है टसल हुआ इंडिया और नेपाल के बीच में कि नेपाल कहते थे हम ले जाना चाह रहे हैं, और इंडियन एजेंसीज जो है ये कह रही थी कि हमारे यहाँ का ये वांटेड है और इंडियन नेशनल है, इसने नकली तरीके से, गलत तरीके से वहाँ की वो ली है। तो इसमें भी बहुत चीज़ चली। वहीं बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स उस समय ये कह रही थी कि दाऊद ने बबलू श्रीवास्तव को वहाँ पे अरेस्ट करवाया सिंगापुर में। वहीं दूसरी ओर ये बात भी सच है कि शुरुआत जब वहाँ पकड़ा गया तो आपके पास पैसे तो होते नहीं है, आपके बैंक अकाउंट सारे एक तरीके से इनडायरेक्टली सीज हो जाते हैं, आप उसमें से कोई पैसा नहीं निकाल पाते हैं। तो कहते हैं कि शायद 1 लाख या 5 लाख रुपए जो हैं डी कंपनी ने बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर में उपलब्ध कराए थे। अच्छा। वहाँ पे लॉयर्स वगैरह उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक तरफ को लोग कहते हैं कि उसको डी कंपनी ने ही पकड़वाया, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि पैसे भेजे गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ पकड़वाया भी दाऊद ने ही, कि टीम ने, डी कंपनी ने ही, लेकिन हेल्प भी इसलिए की कि ये लगे ना कि हमने पकड़वाया है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो क्राइम में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं या नहीं होती हैं जो
पता नहीं चलती हैं। तो उसके बाद से बबलू जो है जब वापस इंडिया आया और उसको सजा, उम्र कैद की सज़ा हुई, तो तब से वो जेल में बैठ के दाऊद के खिलाफ नेपाल में बैठे हुए कुछ जो फॉरेन करेंसी के लोग हैं, जिसमें से दिलशाद मिर्ज़ा बेग, जमीम शाह, बहुत सारे, लाल मोहम्मद और भी बहुत सारे लोग हैं, इनको ख़त्म करवाना शुरू किया क्योंकि नेटवर्क उसका बहुत बड़ा था। और फिर वो दाऊद के खिलाफ भी हुआ। ओके, तो ये जो हम पिछले एपिसोड में जो बात कर रहे थे, वो जो बेग आपने कहा, दिलशाद मिर्ज़ा बेग, दिलशाद मिर्ज़ा बेग, उसका मर्डर की हमने बात की थी। अब इस पे आते हैं कि काम, हमें बात तो ऑपरेशन चाचा हाफिज सईद की है, लेकिन हाफिज सईद में जो मेन कैरेक्टर है बबलू श्रीवास्तव, उसका भी इतिहास जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो दिलशाद मिर्ज़ा बेग इसका दोस्त, उसने पासपोर्ट बनवा के दिया, उसको एक ओरिजिनल नेशनलिटी दिलवाई, घर बार इन्होंने बबलू श्रीवास्तव ने वहाँ नेपाल में ख़रीदे, अच्छे अच्छे फार्म हाउस खरीदे इंडिया बॉर्डर पे, बरौनी डिस्ट्रिक्ट के पास, और सब जगह जो है इन्वेस्टमेंट भी किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसमें ये दिलशाद मिर्ज़ा बेग को मरवाने के लिए तैयार हो गया। तो एक कॉल की जाती है, पहले कुछ बातें होती हैं तो वो सुनाई जाती हैं, तो बबलू श्रीवास्तव को बोला जाता है कि, मतलब तीसरे आदमी ने सुनी, तीसरे आदमी ने बबलू श्रीवास्तव को बोला कि मिर्ज़ा दिलशाद बेग जो है ये बात कह रहा है, जो मैंने पूरी किताब में लिखी है वो क्या किस्सा था। तो बबलू उसको मानता नहीं है, तो जो कुछ लोग हैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं। अभी तो मोबाइल पे कॉन्फ्रेंस कॉल होती है तो लिखा आ जाता है कॉन्फ्रेंस कॉल, लेकिन जब आप चोरी से करा रहे हैं तो वो दिख के नहीं आता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल है, क्योंकि डब्बा कॉलिंग करी जाती है। आज तो डब्बा कॉलिंग कहते हैं, पहले भी होती है। डब्बा कॉलिंग क्या होती है, ये 2 फ़ोन है, ठीक है, और ये एक फ़ोन है, तो कॉन्फ्रेंस कराने के लिए इस फ़ोन पे बात हो रही है, स्पीकर पे इसे डाल दिया, उधर से दूसरा आदमी सुन रहा है, तो उससे ट्रैक नहीं होता, राइट, पता ही नहीं है सामने वाले को। तो ये डब्बा कॉलिंग है, इसको हम डब्बा कॉलिंग कहते हैं, ये अंडरवर्ल्ड की भाषा में ये डब्बा कॉलिंग है कि डब्बा कॉलिंग हो रही है, तो इधर जो मेन आदमी बैठा है उसका नहीं पता चलेगा। तो इस तरीके से करके रिकॉर्ड की गई या सुनाई गई। तो उसमें जो है दिलशाद मिर्ज़ा बेग ने कुछ ऐसा बबलू के खिलाफ बोला कि बबलू को लगा कि मेरे को नेपाल ना ले जाने वाला आदमी जो है, क्योंकि भाई उसको नेशनलिटी थी, नेपाल उसको ईजीली ले जा सकता था सिंगापुर से, लेकिन नहीं लेके गया सिंगापुर से काठमांडू, उसको इंडिया के हवाले किया। तो एक तो वो दिल में पीड़ा तो थी, जब वो बातें सुनी गई तो ये कंफर्म्ड हो गया कि दिलशाद मिर्ज़ा बेग ने कुछ चीज़ों के लिए मुझे इंडिया के हवाले कर दिया। तो इस वजह से जो दोस्ती थी वो अदावत में बदली। तो जब ये छोटा राजन ने के लोग वहाँ ट्राई कर रहे थे दिलशाद मिर्ज़ा बेग को मारने के लिए, क्योंकि दिलशाद मिर्ज़ा बेग जो है इंडियन फेक करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। ओके, इतने नकली नोट आते थे 100 के, 500 के 90s में, कि वो उसका सारा नेटवर्क जो है वो दिलशाद मिर्ज़ा बेग के पास था। तो बहुत लोगों ने उसको कोशिश की गई ख़त्म करने की, लेकिन पॉलिटिशियन, कद्दावर नेता, MP वहाँ का, आप उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट तो कर नहीं पाओगे। जबकि बबलू का दोस्त वो, तो बबलू उसकी एक कमी जानता था कि वो शबाब और कबाब दोनों का बहुत ख़ास शौकीन है। तो जब कई बार छोटा राजन के द्वारा वो फेल हो गया अटेम्प्ट, तो उसने, छोटा राजन ने बबलू श्रीवास्तव की हेल्प ली। तो बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में अर्चना शर्मा आती है। ओके, अर्चना शर्मा को इंट्रोड्यूस कराया जाता है दिलशाद मिर्ज़ा बेग से। कई महीने तक उसकी रिझाना शुरू होता है, फिर एक घर लिया जाता है, फिर चोरी चोरी जो है वो मिलने आना शुरू करता है, फिर उसको नॉनवेज बना के खिलाया जाता है। तो इस वजह से जो है बबलू ने पूरी प्लानिंग की गई, अर्चना शर्मा को उसमें इन्फिल्ट्रेट किया, और वो जो है कि इश्क और मुश्क में उसको हत्या हुई, नहीं तो वो हाथ नहीं आ रहा था। तो हत्या करने वाले जो थे वो छोटा राजन के शूटर्स थे। तो उसका क्रेडिट अंत में कौन ले गया कि छोटा राजन, मैंने जो देश के खिलाफ जो लोग हैं उनको खत्म करने के लिए मैं एक मुहिम चला रहा हूं, जबकि किस्सा कोई और ही था। करेक्ट। तो नेपाल में जो आज भी कह लें या उस समय भी कह लें, नेपाल में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बबलू श्रीवास्तव का था, और पाकिस्तान में उसकी इन्फिल्ट्रेशन उसने कराई, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में माहिर है। अगर जो आदमी चंदा स्वामी के यहाँ रह के फरारी काट सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं पॉडकास्ट में नहीं कहना चाहता पब्लिक डोमेन के लिए, तो आप सोचिए कि उसके पास कितना दिमाग होगा जब वो एक पॉलिटिशियन को मरवा रहा है। तो इसी वजह से जब जेल में बैठ के उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इनडायरेक्टली एजेंसीज को फ़ायदा मिला। करेक्ट।
कि भाई सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए खतरा है फेक करेंसी। उसने दिलशाद मिर्जा बेग को ख़त्म किया, एक लाल मोहम्मद है उसको किया। मैंने आपको एक लिस्ट भी शायद शेयर की थी जिसमें बहुत सारे नाम मैंने नेपाल के दिए थे, वो आप नाम लिख सकते हैं नीचे सब टाइटल में, कि बबलू श्रीवास्तव में नेपाल में किन किन लोगों को ख़त्म किया। तो नेपाल में ये सब चीज़ें चल रही थी। तो 2018 में अब बबलू पे क्यों आया हाफिज सईद के ऊपर, तो समझिए कि कई बार लोग जो हैं बाउंटी हंटिंग करते हैं। तो ये बाउंटी हंटिंग लेकिन किसके लिए कर रहा था? क्योंकि आपने कहा कि RNDW का इसमें हाथ नहीं था। नहीं देखो, RAW का ये देखो, RAW को समझना बहुत जरूरी है। तो जो हिंदी सिनेमा है उसमें ये जो रॉ की जो एक चीज़ दिखाई जाती है वो बिल्कुल ही अलग है। एक परसेप्शन दिखाया जाता है कि रॉ का जो एक जासूस है, एजेंट है, वो दूसरे देश में जाएगा, गोलियां चलाएगा, हीरोइन से साथ आशिकी करेगा, फिर वो प्रधानमंत्री के कक्ष में घुस जाएगा, वहाँ पे उनका कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा रॉ का कोई काम नहीं है। रॉ का काम है डाटा इकट्ठा करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, और वो इंटेलिजेंस इकट्ठा करके सरकार को देना, और सरकार उस इंटेलिजेंस को कैसे UN में पब्लिश करेगी, किस तरीके से करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी एक आध जगह बोला था कि कई दूसरे देश जो हैं न्यूक्लियर को बनाना चाहते हैं। हमें मालूम है पड़ोसी देश अगर न्यूक्लियर बना रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो रॉ का काम होगा कि वो सारा डाटा कलेक्ट करे। वो कैसे कलेक्ट करे कि वहाँ पे अपना एजेंट भेजे, वहाँ पे नौकरी पे कोई एजेंट भेजे, या वहाँ पे साइंटिस्ट बना के एजेंट भेजे जो वहाँ से वो सारे पेपर्स ला के दे। उसका काम ये नहीं है कि वहाँ पे जाके, जैसे हिंदी फिल्मों में दिखा देते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लगने वाला है उसने वहाँ पे टाइम बॉम्ब लगाया, टाइम बॉम्ब लगाते लगाते एक बढ़िया सा बर्फ़ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर गाना भी शूट हो गया, और वो गाना जैसे ही ख़त्म होता है वो न्यूक्लियर प्लांट उड़ जाता है। तो रॉ के एजेंट्स का काम ये नहीं होता जो हम सिनेमा में देखते हैं। तो जो रॉ की जो एक एक्चुअल फिगर है जो खराब की गई है वो हिंदी सिनेमा के माध्यम से खराब की गई है। ऐसा लगता है कि रॉ का नाम आया तो जैसे एक जासूस आए, एजेंट आएगा, टोपी पहनेगा, 6 फीट लंबा होगा, 6 पैक्स होंगी, ऐसे बंदूक निकालेगा, धीरे धीरे घूमेगा और उसको कोई गोली नहीं छुएगी और वो सबको मार देगा। जबकि ये कोई वर्क रॉ का नहीं है। एक जासूस मतलब एक एजेंट का काम तो ये है कि ब्लेंड होना। तो ऐसा होगा तो ब्लेंड कहाँ से होगा नॉर्मल सिविलियंस में? तो रॉ का काम है डाटा इकट्ठा करना, ना कि कहीं बम विस्फोट कराना। तो अब ये एक चीजें हो गई हैं जो। तो लेकिन जो आप बाउंटी हंटिंग कह रहे थे, बाउंटी हंटिंग किसके लिए कर रहा था? अपने लिए। मतलब 2 रीजन हैं जो मैंने किताब में मेंशन किए हैं। इससे पहले भी उसने बाउंटी हंटिंग की। पर बात समझिए, बाउंटी हंटिंग में क्या है, एक तो पैसा मिलता है। पर बाउंटी कोई तो दे रहा होगा ना। अब हाफिज सईद की बाउंटी कौन देगा? इंडिया के अलावा और कौन देगा? उसके दुश्मन। हाफिज सईद UN डेजिग्नेशन, UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा घोषित ग्लोबल टेररिस्ट है। FBI CIA। तो जो कंट्री इसको UN काउंसिल के अंदर आती हैं, जो इसको टेररिस्ट बांधती हैं, मैं अगर आप इसको सर्च करो तो आपको बहुत सारी कंट्रीज मिलेंगे। और जो ये पैसा दिया गया है, पैसे की जो कीमत रखी गई है वो UN काउंसिल के द्वारा रखी गई है, जहां तक मेरी जानकारी है। ओके। तो इस पे $10 मिलियन की बाउंटी है। तो अगर आप हाफिज सईद को पकड़वाते हैं या उसको खात्मा हो जाता है तो आपको जो बाउंटी है वो $10 मिलियन की मिल सकती है। लेकिन इनको बाउंटी से ज़्यादा ये था कि अगर हमने ये काम कर दिया तो एक जो सज़ा है, वो जो उम्र कैद है वो शायद ख़त्म हो जाए और ये बाहर आ जाए। एक ये भी था। ये दूसरी तरफ ये है कि सब लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भारत माता की जय लिख रहे हैं या देशभक्ति लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरीके से मैं और बेटर देशभक्त अपने आप को साबित कर सकूं। तो कहानी जो है 2018 से शुरू होती है और इसमें जो है एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो है अली बुदेश। स्वामी जी करेक्ट। मतलब आपने पढ़ लिया है, थोड़ी किताब पढ़ी है ये वाली। अब ये स्वामी जी क्यों कहते हैं? स्वामी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैंने पूरी व्याख्या दी है कि स्वामी जी नाम अली बुदेश का क्यों पड़ा। एक तो वो हिंदी बहुत बोलता है यहाँ पे रह के, क्योंकि इससे पहले जो हमने मुंबई माफिया के ऊपर पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने थोड़ा सा ही अली बुदेश के बारे में बताया कि वो इंडिया में रह के उसने पढ़ाई की, किशोर गिरी का पट्टी के साथ उसकी दोस्ती थी जिसको ब्लैक स्कॉर्पियो कहते हैं। और बहुत सारे लोग, एजाज पठान से उसकी दोस्ती थी अली बुदेश की, जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्ट था, जिसको दुबई ने डिपोर्ट किया था 2003 या 4 के आसपास।
तो एजाज पठान के साथ उसकी दोस्ती थी, अली बुदेश की। तो अली बुदेश जो है एक तरीके से किसी 2008 या 9 कह लो या 10 या 11 कह लो, एग्जैक्ट मुझे साल याद नहीं है, से वो बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आया और बबलू श्रीवास्तव के साथ मिलके काम करने लगा। अब वही मैं कहता हूँ, मिलके काम करना का मतलब ये नहीं होता कि वो उसका गुर्गा हो गया। अगर देखा जाए तो अली बुदेश जो है बहरीन का एक बिजनेसमैन है, वो भी गोल्ड का। मेरे पास उसकी गोल्ड की शॉप की फ़ोटो भी है, लेकिन मैं वो दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अब उसका परिवार उसको चला रहा है उस शॉप को। लेकिन वो जो दुकान का नाम है वो इंडिया के नाम के ऊपर है। ओके। अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ के किसी आदमी का भी नाम हो सकता है, या देश का नाम भी हो सकता है, या किसी नदी का भी नाम हो सकता है। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो उसकी दुकान का नाम है वो इंडिया के नाम के ऊपर है। ठीक है। तो बहरीन में उसका बहुत अच्छा गोल्ड का शोरूम है, तो गोल्ड से उसको अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। और उसने उसके देहांत के पहले से, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से 22 में उसका देहांत हुआ, 22, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 22 में उसका देहांत हुआ। और वो मेरा एक अच्छा इन्फॉर्मर भी था, अली बुदेश मेरा बहुत अच्छा इन्फॉर्मर भी था। कब मेरे पास उसकी इतनी सारी, मेरी और उसकी आपसी बात की इतनी सारी कॉल रिकॉर्डिंग है कि जब भी वो फ़ोन करता था तो मैं रिकॉर्ड कर लेता था सेफ साइड के लिए। तो अगर मैं उसको पब्लिश करना शुरू कर दूं तो पब्लिश, अगर एक रिकॉर्डिंग भी मैं डेली अपलोड करूं तो मेरे पास 1 साल तक के लिए 365 रिकॉर्डिंग है। ओके। और वो भी 10 मिनट की नहीं है, कोई आधे घंटे की है, कोई 45 मिनट की है, कोई 1 घंटे की है। क्या बातें होती थी उनसे? मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन क्या दी आज तक उन्होंने आपको? बहुत सारी दी है, पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत दी है मेरे को। कुछ एक बता सकते हो? पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत दी है। अब ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान से रिलेटेड दी है, तभी मैंने इतनी किताब लिख पाया, नहीं तो मैं इतनी किताब नहीं लिख पाता। इतनी डिटेल मुझे 2018 से नहीं पता चलती। जो लोगों ने न्यूज़ चैनल पे स्टोरी देखी कि एक आदमी ने घर लेके वो सब प्लानिंग की, लेकिन वो घर सीधा नहीं ले लिया, उससे पहले भी बहुत बड़ी प्लानिंग की गई ना। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कहाँ से आई? तो अली बुदेश इनडायरेक्टली मेरा बहुत बड़ा इन्फॉर्मेंट था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके मरने का भी जो 40वां का की जो एक इन्फॉर्मेशन आती है वो भी मैंने इसमें बुक में पब्लिश किया। अगर आप लास्ट पेज खोल के देखें तो इसमें वो सेकंड लास्ट पेज में आप देखेंगे कहीं ना कहीं 1-2 पेज और घुमाइए तो आप देखेंगे ये जो है कि अली बुदेश शोक सभा का मैंने संदेश का वो मैसेज भी दिया है। तो अब ये चीज़ें तक मेरे पास आ रही हैं, तो आप सोचिए कि मेरे को कितना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मैं या तो माहिर रहा वो तो आप है, डेफिनेटली है। तो अली बुदेश 2009 से 11 के बीच में, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद, ईयर याद नहीं है, कोई पुरानी बात हो गई है, वो मैं किताब नहीं लेके आया, मतलब मैं अपनी डायरी नहीं लेके आया हूँ जिसमें ये सारी डिटेल्स लिखी हैं। तो जितनी स्मरण शक्ति है मेरी, जितनी मेरी मेमोरी है, उस हिसाब से 2009 और 11 के बीच में अली बुदेश के संपर्क में जो है अली बुदेश बबलू श्रीवास्तव के संपर्क में आया और एक दूसरे को पुराना जान पहचान कह लो, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो बहुत सारी जो फंडिंग इनडायरेक्टली जो पैसा जाता था वो अली बुदेश के थ्रू ही रूट होता था, चाहे वो हवाला के थ्रू हो चाहे वो वाइट में हो, वो सारा पैसा अली बुदेश के थ्रू जाता था। जितना भी पैसा कहीं से भी इकट्ठा होता था वो डायरेक्ट अली बुदेश के पास बहरीन पहुंचता था, वहाँ से जहाँ बबलू श्रीवास्तव कहता था वो सब होता था। तो 2018 की बात है, 2018 में ये इसकी शॉप पे 2 अफगानी लोग आते हैं अली बुदेश की, उनके नाम भी मैंने लिखे हैं, वो अफगानी, और वो सच्चे नाम है, ऐसा कोई लगेगा कि फिक्शन नाम होंगे, फिक्शनल नहीं है, वो असली नाम है। और वो लोग टीटीपी के कार्यकर्ता होते हैं, राइट। तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो वहाँ की पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन कहा जाता है, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बम ब्लास्ट करता है। यहाँ तक कि टीटीपी जो है फेक एक्सचेंज तक वहाँ पे ऑपरेट करता है, प्लस वहाँ के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बेटे तक का किडनैप किया गया था, तो वो तब टीटीपी ने किया था। टीटीपी जो है वहाँ का आतंकी संगठन है डेजिग्नेटेड, जिसको पाकिस्तान सरकार ने कहा है। अली बुदेश को के थ्रू जो अब एक क्रिमिनल्स कह लो या फिर माफियाज कह लो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकराते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं। तो टीटीपी के कुछ लोगों के संपर्क में अली बुदेश आना चाहता था। उसमें से एक नाम भी मैंने इसमें मेंशन किया है, जो मेन व्यक्ति था
उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने पढ़ी हो तो बताइए, उसमें शायद पासपोर्ट की कॉपी भी है। अगर मुझे आप ढूंढना पड़ेगा। जो मेन आदमी है जिससे ये बात करना चाहते थे, मैं दिखाता हूँ। जो मेन आदमी उस टीटीपी का था, जो इसमें इंचार्ज बना, वो था एक मिनट में आपको फोटो ही दिखा देता हूँ उसका। पीटर पॉल डेविड बाद में एंट्री होती है। पीटर पॉल डेविड का इसमें बहुत छोटा सा रोल है। पीटर पॉल डेविड की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अली बुदेश का जानने वाला था। ओके। और उसकी जान पहचान भी कैसे हुई पीटर पॉल डेविड की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है, इसका नाम है समीउल हक। ये टीटीपी का एक बहुत बड़ा सिपा सलार है, समीउल हक। तो समीउल हक को भी पैसा चाहिए भाई। आप अगर फंडिंग तो हर आतंकी संगठन को चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो ये लोग किसी के थ्रू जो है अली बुदेश से मिले थे, टीटीपी वाले, तालिबान पाकिस्तान वाले। तो और ये वहाँ से मिलने के बाद बहरीन मिलने चले गए। अली बुदेश ने मैसेज भिजवाया कि शमील हक के लिए कि आप आइए, मेरे से मिलिए, एक बार मिलिए। तो उसके 2 खास बाशिंदे वहाँ पहुँचे जो अफगानी थे, और उन्होंने जो अली बुदेश से पहली मीटिंग की थी, और वहाँ से समीउल हक के एक सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात कराई गई। और समीउल हक को पैसा चाहिए पाकिस्तान में ब्लास्ट कराने के लिए। वहाँ से ये कहानी पूरी शुरू होती है कि टीटीपी को हम यूज़ कर सकते हैं हाफिज सईद तक पहुँचने के लिए। ओके। तो जब पहली मीटिंग 2018 में होती है, वो दुकान पे होती है अली बुदेश के। तो अली बुदेश की दुकान पे होती है, तो अली बुदेश उनको कहता है कि ठीक है, आप आए हैं 2 अफगानी जो समीउल हक के सबऑर्डिनेट्स थे, और आप एक काम करिए, शाम को आपको मैं एक बहुत बढ़िया पाकिस्तानी मुजरा दिखाने लेके चलता हूँ। तो बोले कहाँ? तो बोले मेरा एक दोस्त है, उसका वहाँ पे बहरीन में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है जो बहुत फेमस है, उसका नाम मैंने किताब में दिया है। वहाँ पे पीटर पॉल डेविड के एक मुजरा बार थी। तो उस जगह का नाम दिया गया कि आप शाम को 8, 9, 10, 11 बजे जो भी समय होता है, उस समय पे आप पहुँचिए, मैं आपको बहुत बढ़िया पार्टी कराता हूँ। राइट। वहाँ पार्टी में मुजरा कराया जाता है। बहुत अली बुदेश वहाँ पैसा खर्च करने के लिए उन अफगानियों को देता है। किस तरीके से लोगों का दिल जीता जाता है, कि किस तरीके से, ये पूरा मैंने इसमें किताब में मेंशन किया है कि किस तरीके से शुरुआती प्लानिंग की नींव रखी गई। पर यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, टीटीपी और हाफिज सईद के बीच में दुश्मनी क्यों थी? टीटीपी और हाफिज सईद के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों आतंकी संगठन है। एक यूएन के द्वारा है और एक पाकिस्तान के द्वारा है, आतंकी संगठन है। लेकिन टीटीपी जो है पाकिस्तान को जो है बलूचिस्तान की वजह से परेशान कर रहा है, क्योंकि टीटीपी जो है बलूचिस्तान को फ्री कराना चाहता है। वो तो अभी भी मतलब वो शूटिंग, स्नाइपर किलिंग्स होती ही रहती है उनकी। तो टीटीपी जो है वो बलूच एरिया से संबंधित है, और अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान खत्म हो गया, जैसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश का जो पहला नाम था वो ईस्ट पाकिस्तान था आज़ादी से के बाद। लेकिन आज़ादी से पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, वो कलकत्ता, पूरा अपना वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो जब डिवाइड हुआ 1947 में, तो वो ईस्ट पाकिस्तान बना। तो इस वजह से जो हमारे इंडिया के हिस्से में जो बंगाल आया, उसको वेस्ट बंगाल कहा गया। आज वेस्ट बंगाल कहने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल खत्म हो गया है। बंगाल के 2 हिस्से थे। बंगाल इतना बड़ा था कि वो 2 हिस्से थे, एक ईस्ट बंगाल था, एक वेस्ट बंगाल था। बीच में जो है वो सुंदरबन वाला जगह है, जिसको लोग, जहाँ से वो गंगा, हुगली जो भी है, उसके इस पार वाला जो बांग्लादेश है, नदी के इस पार वाला जो सुंदरबन के इस साइड वाला, वो ईस्ट बंगाल है। नदी के इस पार वाला जो वेस्ट बंगाल है। इसलिए अंग्रेजों के टाइम पे उन 2 जगहों को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कहा जाता था। लेकिन हम आज भी अपने इंडिया वाले बंगाल को वो वेस्ट बंगाल ही कह रहे हैं, जबकि उसको कहने का मतलब नहीं बनता। करेक्ट। आज़ादी के बाद जो ईस्ट बंगाल था, वो ईस्ट पाकिस्तान बना। अब फिर वहां से लड़ाई शुरू होती है, तो 1971 या 72 में वो बांग्लादेश बना। अब हिस्सा पाकिस्तान छोटा हो गया। अब अगर बलूचिस्तान भी खत्म हो जाए, अलग हो जाए, तो पाकिस्तान कितना छोटा सा रह जाएगा। बिल्कुल। तो बलूचिस्तान जो एक इंसर्जी चल रही है, एक तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे चल रही है, और दूसरा इन्फीरियरिटी के नाम पे चल रही है। तो जो
बलूचिस्तान को फ्री कराने का है, उसके लिए टीटीपी को बहुत जगह से फंडिंग मिलती है, या क्राउड फंडिंग कह ले, या दुश्मन लोग जो हैं उसको फंडिंग कर रहे हैं। इसका कई सोर्स कभी तक ट्रैक नहीं किया गया है। करेक्ट। टीडीपी के जितने भी मेन लोग हैं वो ज़्यादातर टर्की में रह रहे हैं, उनका एक बेस टर्की में है, बलूचिस्तान में है। जो जितने इनके बड़े अधिकारी हैं टीटीपी के, वो आपको टर्की में मिलेंगे। इसलिए आप हमेशा देखिए कि कोई भी लाया जाता है तो ज़्यादातर वो टर्की की आईडी पे अरेस्ट होके आ रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे टर्की की आईडी ले लेते हैं। जो मैंने इसमें बहुत सारी टर्की की भी फोटो, आईडीज़ की फोटो लगाई हैं, इस किताब में पब्लिश की हैं। तो जो टीटीपी है वो बलूचिस्तान को फ्री कराना चाहती है। राइट। तो इसी बीच में ये अली बुदेश उन अफगानियों को लेके पीटर पॉल डेविड के होटल में पहुंचता है और वहाँ पे मुजरा देखने लगते हैं। इसी बीच में 18 में एक बहुत बड़ा कांड होता है, बलूचिस्तान में ब्लास्ट होते हैं, और वो ब्लास्ट की जो न्यूज़ चल रही होती है वो टीवी पे चल रही होती है। तो ये देख के वो अली बुदेश पूछता है कि क्या ये आप ही का काम है? बोले इसमें समीउल हक का भाई का काम है और हमें आपकी मदद की ज़रूरत लगेगी। अब मेन काम है कि इनका फंडिंग का, इन्हें फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहाँ से आएगी? अली बुदेश जैसे लोगों से आएगी जो ऑलरेडी कोई ना कोई काम दे सकते हैं कि भाई तुम इसको किडनैप कर लो, इतना पैसा आएगा, 10% 20% तुम रखोगे, या तुम्हारे खर्चे के पैसे हम देंगे, बाकी हम देंगे, क्योंकि प्लानिंग हमारी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं वहाँ से नींव रखी जानी शुरू हुई। तो ये बात जब होती है तो वो कहता है बढ़िया है, जो भी हमें सहयोग देना होगा आपको देंगे, हमें जो चाहिए होगा वो टीटीपी देगा। तो ये बात चलती है। तो यहाँ से जो है अली बुदेश जो है कोशिश करता है बबलू श्रीवास्तव का मैसेज पहुँचाने की, जो पहुँचाया जाता है कि टीटीपी के कुछ लोगों से मैं मिलाऊँ। यहाँ से नींव रखनी शुरू होती है। अब पीटर पॉल डेविड कौन है? पीटर पॉल डेविड जो है, जिसके मुजरा बार है, वो है पाकिस्तान के कराची शहर से। बहुत साल तक से वो बहरीन में रह रहा है, यहाँ तक कि शुरुआती दौर में जब वो सेटल हुआ था बहरीन में, तो उसकी को बिजनेस सेट कराने के लिए अली बुदेश ने उसकी हेल्प की थी। इसलिए वो अली बुदेश को वो बहुत रिगार्ड्स देता है। ऐसा है, लेकिन इसकी दोस्ती और घनिष्ठ कब होती है? जब 9/11 का कांड होता है। 9/11 में जब हवाई जहाज जो है ट्विन टावर में जाके लगते हैं, तो उनका कुछ कनेक्शन बहरीन से भी निकलता है। ओके। फंडिंग का कह लो या सेफ पैसेज का कह लो। तो 9/11 के समय पे जो है अली बुदेश को और पीटर पॉल डेविड को उठा लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, बहरीन की जेल में, और तुड़ाई की जाती है कि 9/11 से इंफॉर्मेशन की। कई 6 महीने या 9 महीने ये दोनों एक साथ जेल में भी रहते हैं। और जब दो आदमी जेल में, एक ही जेल में एक साथ हैं, तो दोस्ती और घनिष्ठ हो जाती है। तो जब वो जेल से निकल के आते हैं 2001 के बाद, एक में ही ये हुआ था, 2001 के बाद इनको अरेस्ट किया गया, 6-9 महीने जेल में रखा गया और दोस्ती घनिष्ठ हो गई। तो जितने फंक्शन या जितनी मीटिंग्स होती थी वो अली बुदेश अपने यहाँ ना करके इसके पीटर पॉल डेविड के जो आउटलेट है मुजरा में, मुजरा बार के, वहाँ किया करता था। इसके साथ ही पीटर पॉल डेविड का जो है एक और बिजनेस था, वो थाईलैंड में भी इसके कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह रहे। तो इसका एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट का बिजनेस था, लेकिन मेन इसका जो पैसा मिलता था वो मुजरा बार से मिलता था। साथ ही ये और बिजनेस एक्सटेंड कर रहा था, क्योंकि अगर आप, दुनिया जानती है कि जितने ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ गाड़ियाँ जो हैं 2-3 साल बाद बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। और वो गाड़ियों को लोग जो है, चाहे वो छोटे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहाँ लग्जरी गाड़ियाँ ले जाते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाती हैं। तो इस बिज़नेस में भी धीरे धीरे सेकेंड हैंड कार्स की बिज़नेस में भी पीटर पॉल डेविड घुस रहा था। तो यहाँ पे मुलाकात होती है और सब चीज़ें होती हैं, पार्टियाँ चलती हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचाई जाती है कि टीटीपी के कुछ लोग मिले। तो बबलू श्रीवास्तव तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है अली बुदेश के द्वारा। अब फिर यहाँ पे शुरू होता है पूरा खेल। तो तब तक बबलू श्रीवास्तव ने ये डिसाइड कर लिया था कि हाफिज सईद को एलिमिनेट करना है? तब तक नहीं डिसाइड हुआ था। ये था कि एक दूसरे को जानते हैं, टीटीपी वाले, ये लोग फंडिंग कर देते थे, कुछ हो जाता था, थोड़ी वाहवाही मिल जाती थी। लेकिन जब ये हुआ कि टीटीपी अब हमारे अच्छे संपर्क में है, फिर वो डिसाइड करता है कि अब तब ये डिसाइड होता है कि यार अब किया जाए कुछ बड़ा। और उसमें आता है हाफिज सईद का नाम, कि हाफिज सईद को हमने मारा या ख़त्म किया तो $10 मिलियन तो मिले ही मिले, लेकिन जो एक नाम और एक सम्मान और एक दो देशभक्ति वाला हम पे इनाम मिलेगा, वो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। हाफिज सईद क्यों, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं चूज किया गया?
दाऊद इब्राहिम, देखिए दाऊद इब्राहिम के ऊपर तो ऑलरेडी पहले भी अटैक हुए ना। हाँ, फिर मैं पर एलिमिनेट तो फिर भी नहीं हुआ ना नहीं वो। नहीं, देखो अगर मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ कि हम हमेशा पॉडकास्ट पे दाऊद इब्राहिम पे क्यों आते हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाफिज सईद को ही क्यों चूज किया गया? बहुत सारे लोग हैं। देखो अगर देखा जाए हाफिज सईद को इसलिए चूज किया गया कि वो मोर डेंजरस टू देन दाऊद इब्राहिम। अच्छा, मोर डेंजरस, ओके। मोर डेंजरस, क्योंकि ये जो टेरर कर रहा है ये बहुत खतरनाक वाला टेरर कर रहा है हाफिज सईद। इसके बारे में बताइए। ये यार ये कश्मीर में अपनी एक वो चलाते हैं, भर्तियां चलाते हैं जिसमें ये बच्चों को क्रॉस बॉर्डर जो क्रॉस होता है। बॉर्डर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जो अगर डी कंपनी की कोई एक्टिविटी होती है वो पुलिस की और आईबी की नज़र में आ जाती है, ये नज़र में नहीं आती। इनके स्लीपर सेल बहुत तगड़े हैं। अब आप बताइए कि कौन ज़्यादा खतरनाक है? हाफिज सईद, बिल्कुल। हमारे मीडिया ने दाऊद इब्राहिम को बार बार प्रस्तुत किया है, उसको ग्लैमरलाइज किया है, जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि दाऊद इब्राहिम खतरनाक नहीं है, मैं उसका कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ या उसको कोई फेवर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि हाफिज सईद इज मोर टेरर। ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई में कितने सारे ट्रेन ब्लास्ट है, यहाँ तक कि शायद जो सांसद भवन में जो हमले हुए उस तक में ये नाम है। आप मेन जड़ को खत्म करेंगे ना। बिल्कुल। तो हमेशा मेरी नज़र में मैं इसको कहूँगा कि ये ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी विल के ऊपर है कि हाँ, जिस दिन सरकार को लगेगा कि हमें डिप्लोमेटिक चैनल से दाऊद इब्राहिम को लेके आना है तो लेके आएगी। वो तो ठीक है, मतलब समझ में भी आता है कि दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के जो आज बिजनेसेस चल रहे हैं वो बहुत वाइट कॉलर की तरफ चले गए। खून खराबा नहीं हो रहा है, खून खराबा ये इंसान कर रहा है। तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस है। ये एक बात बताइए, पूरे कश्मीर में लोगों को हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इधर अपने यहाँ ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है आरडीएस से या किसी भी चीज़ से, स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल, आप इतने सारे स्लीपर सेल चल रहे हैं कि आप उसको कहाँ कहाँ ढूंढोगे? बिल्कुल। आप एक चीज़ बताइए, कहाँ तक करोगे? स्लीपर सबसे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्लीपर सेल है। और स्लीपर सेल इसलिए डेंजरस है क्योंकि उनका बॉस जिंदा है। बॉस को मार दिया तो वो कुछ काम के नहीं। आप पॉइंट समझे? इसलिए तो इसको यूएन काउंसिल ने इतना मोटा इनाम रखा है। दाऊद पे $10 बिलियन के इनाम नहीं है, उस पर शायद 1 या 2 या 3 मिलियन डॉलर का भी इनाम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये $10 मिलियन का दिया है। अगर आप गूगल करके सर्च करें तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। ये कश्मीर में छोटे छोटे कैंप बना के वहाँ से लोगों को भर्ती कर रहा है, उसको देश के खिलाफ भड़का रहा है, उनके हाथ में बंदूकें दे रहा है। वो बंदूक लेके वो किसको मार रहे हैं? अपने देश के उन्हीं भाई बंधुओं को मार रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों या किसी भी कलर के हों। कश्मीर में यही तो हो रहा है। हथियार आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, इनको भर्ती किया जा रहा है। किस नाम पे किया जा रहा है? कि भाई हम सर्वोपरि हैं या इस तरीके से। और मार किसको रहे हैं? वो अपने पड़ोसियों को ही मार रहे हैं, जिस घर में के बगल में उन्होंने क्रिकेट खेला, सेब खाए, जिस घर में के बगल में बैठ के उसी के घर में जाके उन्हीं के लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो कौन ज़्यादा खतरनाक हुआ? हाफिज सईद। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टीआरपी के लिए दाऊद इब्राहिम इंपॉर्टेंट है? हाफिज सईद देश के पर्सपेक्टिव से हाफिज सईद है ना। तो दाऊद टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो हमने देखा है। दाऊद के ऊपर आप एक दाऊद की फोटो लगाई है, डी कंपनी की एक फोटो लगाई है, उसमें 2-3 फोटो मुंबई माफिया की और लगाई है, आपका पॉडकास्ट धड़ाधड़ देखा जाएगा। तो दाऊद इज अ टीआरपी। लेकिन दाऊद पे इतनी पॉडकास्ट हो चुकी हैं, इतनी फिल्म्स बन चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब उसके ऊपर डिस्कस करने लायक कुछ बचा होगा। करेक्ट। हम जो उसकी बात करते हैं वो प्री 93 बात करते हैं। 93 के बाद की तो कोई इन्फॉर्मेशन, या 94, 95, 96 के बाद की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो कब तक वो रिपीटेशन देगा? क्राइम ने अपने रंग बदले, क्राइम ने अपने स्वरूप बदले, तो हमें उस तरफ भी तो देखना पड़ेगा ना कि जो नया क्राइम हो रहा है। बैक टू दी हाफिज सईद कि ये जब चीज़ें शुरू होती हैं उसके बाद जो मीटिंग में मैं कह रहा हूँ पीटर पॉल डेविड के हमेशा होती थी, और इस दोस्ती की वजह से उसको पीटर पॉल डेविड को खामियाजा भुगतना पड़ा। अली बुदेश की दोस्ती का, जो उसको मौत की सजा हुई पाकिस्तान में। आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं कि समी उल हक की फिर बात कराई जाती है अली बुदेश से, सारी चीज़ें सेट होती हैं कि आप हमारा काम करिए। लेकिन तब तक अली बुदेश को भी नहीं मालूम था कि प्लानिंग क्या है। उसे कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि जब बबलू श्रीवास्तव से उसकी बात हुई, बबलू श्रीवास्तव से उसको पता चला कि बबलू श्रीवास्तव टीटीपी को अब इस्तेमाल करेगा, कहाँ करेगा, किस मिशन में करेगा, ये कुछ नहीं पता था।
ये 1-1.5 साल तक पता ही नहीं चला, 1 साल तक, कि क्या प्लानिंग है, कि किस पे नजर रखवानी है, क्या करना है। ये 18 से 19 तक किसी को पता ही नहीं था। ये बात पता चली है 19 के बाद अली बुदेश को कि मामला क्या है। जब एक आदमी हायर किया गया नजर रखने के लिए, वो पूरा किस्सा मैंने बताऊंगा कि जो नावेद नाम का था वो कैसे हायर किया गया। नावेद के आपने कई सारे वीडियोस भी आपके चैनल पे पोस्ट किए हैं, जिसमें वो, अगर कोई, मैं लिंक्स भी दे दूंगा यहाँ पे, अगर कोई जाके देखता है तो वो हाफिज सईद के घर के बाहर से जा रहा है, वो कैमरा पे रिकॉर्ड करते करते दिखा भी रहा है कि यहाँ पे, एंड बीच बीच में वो बोलता भी रहता है कि आज मैं चाचा जी से मिला था, चाचा जान से मिला था। वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो में कहीं नहीं है। वो जो आप कह रहे हैं वो नेशनल मीडिया ने 1-2 वीडियोस उसमें से चलाए हैं, उन्हें भी कहीं से मिले होंगे, मैं ये नहीं कहता। एक आध वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई होगी। मेरे पास नावेद की कम से कम 12 वॉइस रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं जो मैंने इस किताब में संकलित की हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा रिलेशन बना के उस बंदे के साथ, और जो भाई साहब का घर है, भाई साहब का घर के बिल्कुल सामने घर लिया है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। यानी कि मेरे दरवाजे से निकले तो 4 कदम के फासले पे उसका दरवाज़ा शुरू हो जाता है। बाकी वीडियो मैंने आपको बना के भेजी है, ठीक है, वो वीडियो आप ज़रा चेक कीजिए बड़ा ध्यान से। और 11 मिनट के बाद वीडियो देखने वाली है, 11 मिनट के बाद, क्योंकि वहाँ को पोजीशन नहीं बन रही थी। टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल पे 1 या 2 मुश्किल से वॉइस रिकॉर्डिंग है। उनके पास उतना डाटा नहीं है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे वर्क ही नहीं किया। राइट। मुझे ये किस्सा जो है 18 का इसलिए पता है क्योंकि अली बुदेश इसमें इन्वॉल्व था, और 2019 में मुझे एक किसी सोर्स से पता चला था कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है, ओसामा बिन लादेन जैसी प्लानिंग की जा रही है, और उसका प्रूफ तक मेरे पास था कि ये बात किसने मुझसे कही थी, और मैं उसको साबित कर सकता हूँ। किसने कही थी? वो छोड़िए किसने कही थी। तो मुझे 19 में पता चल गया था कि मुझसे बोला गया था कि आपको बहुत बड़ी स्टोरी देंगे, ओसामा बिन लादेन से बड़ी स्टोरी देंगे। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ था। तो तब तक मुझे भी ये आइडिया नहीं था कि हाफिज सईद है की तैयारी चल रही है। तो मुझे जब स्टोरी, हम तो स्टोरी हंटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, हमें तो क्राइम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्राइम कैसे अपने आप को बदल रहा है, उसमें हमें लोगों को जागरूक रखने के लिए, और खुद इसी चक्कर में तो बहुत सारे रिपोर्टर्स या बहुत सारे फिल्म मेकर्स मारे जाते हैं। बिल्कुल। जो इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, डिफरेंट वाली करते हैं कि वो उसके घरों तक घुस जाते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग ले आते हैं, इस चक्कर में वो मारे जाते हैं। तो हम भी उस लिस्ट में आ चुके थे कि हमारे पीछे भी बहुत सारी दुश्मन पड़ गए थे कि ये इसका किस्सा ऐसे है कि जब हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ तो इनडायरेक्टली मैं भी बहुत सारे मेरे नंबर्स जो हैं दूसरे देश के सर्विलेंस वाले भी लेते हैं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फ़ोन करता ही रहता है वांटेड जो है अपनी स्टोरी बताने के लिए। तो दूसरी देश की एजेंसीज भी मेरा फ़ोन जो है सर्विलेंस पे सुनती हैं। तो कोई ऐसी बात चली कि वो किसी पाकिस्तान को ये लगा कि जो पहली फंडिंग हुई है वो मेरे कहने पे या मेरे थ्रू या मैंने वो फंडिंग उपलब्ध कराई है। अच्छा। टीटीपी को, जबकि मेरा कहीं रोल ही नहीं था इसमें। कि जो डिटेलिंग, यार एक चीज बताओ, हमला हुआ उसके 6 महीने बाद मैं एक वीडियो कर रहा हूँ यूट्यूब पे दास्तान में 3rd सीजन में, और उसमें वो चीजें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में थी नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान की एजेंसीज के पास थी, क्योंकि वो इसको उन लोगों को पकड़ के इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रही थी। तो आपको क्या लगेगा कि ये भी इन्वॉल्व होगा, तभी तो इसके पास इतनी डिटेल्ड है। तो आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये फिर नावेद जो है, हाँ, इसकी एंट्री कहाँ होती है? नावेद की एंट्री बहुत लेटर होती है। नावेद से पहले ये सारी प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। बबलू ने किसी को नहीं बताया था, बबलू श्रीवास्तव ने, कि वो टारगेट किसको करने वाला है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है जिसका नाम है इमरान। हाँ, मैं बुक में देख रहा था। राइट। इमरान को बबलू श्रीवास्तव ने कहा कि तुम बहरीन जाओ, अली बुदेश से मिलो, और वहां पे टीटीपी वाले मिलेंगे, उनसे मिलो। अली बुदेश जाता है, पीटर पॉल के डेविड के उसमें ही होटल में टीटीपी वालों से मुलाकात भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, और कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके काम के लिए आपसे काम कराएंगे। तो वो पूरा पैसा एडवांस में दिया गया। भाई आप किसी को कह रहे हो कि हम आगे काम कराएंगे, तो आपने पहले ही पैसे दे दिया। और मेरे हिसाब से मैंने इसमें वो पहली रकम भी लिखी है कि कितनी पहली रकम दी गई थी।
कितनी दी गई थी? मुझे इस समय तो याद नहीं है, लेकिन किताब में पूरा Okay. मेंशन है कि पहली बार जो मीटिंग हुई थी तो इमरान ने बबलू के कहने पे उनको कुछ $1000 या कुछ लाख रुपए दिए थे ओके। पहली बार में। तो वहाँ से और टीटीपी का एक ट्रस्ट जीता गया और फिर टीटीपी को पूरी जाल में लिया गया कि हम तुम्हें कैसे यूज़ करेंगे तो एडवांस। ये जो किताब में आपने कॉन्वर्सेशंस दिए हैं, ये फोन रिकॉर्डिंग ये फ़ोन रिकॉर्डिंग है जिसके प्रूफ है मेरे पास, Okay. जिसको मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, सुनवा भी सकता हूँ। ओके। क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज कही गई है, यहाँ पे इमरान अलीबुदेश से ही बात कर रहा है। वो कह रहा है भैया देश के दुश्मनों को छोड़ते नहीं है, फिर वो नेपाल का दिलशाद मिर्जा बेग हो या यूनुस अंसारी हो या फिर जमीम शाह। जमीम शाह। हाँ, तो मैंने कहा ना, मैं आपको बहुत सारे ऑलरेडी वो नेपाल में काम कर चुका था। तो ये कॉन्वर्सेशन जो है एक डायरेक्टली थी, और ये अलीबुदेश ने मुझे खुद फोन पे बताया था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। ओके। इनडायरेक्टली बात चल रही थी, तो अलीबुदेश ने ही मुझे बताया था, अरे 2 अफगानी आए थे, तो वहां से सारी कहानी शुरू हुई। वो मेरे पे रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पड़ी होंगी। कहीं तो रात अक्सर अलीबुदेश मुझे रात के 10 बजे फ़ोन किया करता था और मेरे वो सोने का टाइम होता था, तो मैं बात करते करते हूँ करता रहता था और दिमाग मेरा चलता रहता था। अगले दिन सुबह मैं उसको रिकॉइल करता था कि क्या क्या बात हुई थी, क्योंकि मैं 10:30 बजे तक सो जाता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, कॉफ़ी ज़्यादा पी लूँ तो उस दिन आंख बंद होती है। तो नावेद की एंट्री बहुत लेटर ऑन होती है। पहले ट्रस्ट जीता जाता है। ट्रस्ट जीतने के लिए इमरान को भेजा जाता है दुबई से बहरीन कि तुम इनसे मिलो। फिर वहाँ पे जो है फ़ोन के द्वारा बात कराई जाती है इमरान की समीउल हक से, अलीबुदेश की, और यहाँ पे अलीबुदेश को थोड़ा सा साइड किया जाता है क्योंकि अलीबुदेश बहरीन में है, लेकिन इमरान जो है वो दुबई में है और वो ट्रैवल कर सकता है ईजीली, जहाँ जाना है, कैसे जाना है और कैसे नेटवर्क को उसने हैंडल करना है, ये काम इमरान। तो यहाँ से थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है अलीबुदेश को कि मीटिंग हो गई, अब इमरान आ गया। अब उसका रोल धीरे धीरे नहीं, पैसे में अभी भी है, पैसा वहाँ से भी कुछ भेजा जाएगा, पैसा उसके पास भी पहुँचेगा, क्राउड फंडिंग जो मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद इमरान की एंट्री होती है। इमरान की एंट्री के बाद इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली जो अलीबुदेश को जाने थे वो अलीबुदेश को नहीं जाते हैं, वो इमरान को दिए जाने लगते हैं। ओके। समीउल हक से डायरेक्ट बात होने लगी। फिर समीउल हक, एक बार जो मैंने किताब में इसको मेंशन नहीं किया था, ये हिस्सा मैंने जान के काटा था वो फॉर सर्टेन रीज़न, कि ये आपके पॉडकास्ट पे एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ कि इमरान ने बीच बीच में पैसा टीटीपी को ज़रूरत पड़ने पे देता रहा, और वो इससे इतना खुश हो गया कि टर्की से समीउल हक दुबई फ्लाई करता है और कई 3-4 बार इमरान की मुलाकात समीउल हक से दुबई में होती है। ओके। तो आप सोचो कि शुरू में ही किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए, कोई मिशन अभी तक किसी को नहीं पता है कि मिशन क्या है, सिर्फ बबलू श्रीवास्तव को पता है कि कहाँ क्या कराना है, किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन सबका ट्रस्ट जीता जा चुका है पैसा दे के या दोस्ती के नाम पे या मुजरा के नाम पे या अय्याशी कराने के नाम पे, वो सब किया जा चुका है। वो भी जेल में बैठ के, और पूरे लोग लगे हुए हैं इस काम में। अब नवेद को ढूंढने की तैयारी शुरू होती है। तो अब ये कहा जाता है इमरान से कि कोई एक ऐसा आदमी ढूंढो जो हम पाकिस्तानी हो और हम उसको वहाँ भेज सकें, लेकिन होशियार हो, जो हमारा काम कर सके। इसके लिए इमरान ने जो है एक आदमी को हायर किया जो उसके लिए बहुत पहले से आदमी दिया करता था। उसका नाम भी मैंने किताब में दिया है, उस आदमी का नाम। वो इमरान को बहुत सारे लोगों से मिलवाता है, लेकिन वो कोई काम के नहीं निकलते। कोई पत्थर तोड़ने वाला होता है, कोई होता है। तो ऐसा ही एक आदमी जो है नावेद, जो है ऑलरेडी जेल में था, जो होशियार है, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है और जेल से मतलब डेस्परेट है। राइट। उसे और हमने पैसा, पिछले एपिसोड में बात की थी, जेल से रिक्रूटमेंट होते हैं। तो इस चीज़ का पता इमरान को चला, तो इमरान ने कहा कि ठीक है, पता करो, देखो कैसा है, काम कर सकता है नहीं कर सकता। तो इमरान से बुलवाया, इमरान को जेल में उससे मुलाकात भी कराई, दुबई जेल में। अब नावेद दुबई जेल में क्यों था, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नवेद जो है वो ऑलरेडी लाहौर का रहने वाला था, लाहौर का शायद या कहाँ का, उसका लाहौर। मैंने पासपोर्ट कॉपी भी, या पता नहीं क्या, मैंने नावेद की एक आईडी भी दी है, आईडी पाकिस्तान की, जो इस किताब में भी है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी आगे वाले पेज में। लाइए मैं दिखाता हूँ यहाँ से। ये उसकी आईडी है नावेद की। तो नावेद जो है ऑलरेडी पाकिस्तानी था और दुबई में रह के काम कर रहा था रियल एस्टेट का। तो वो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारी वाले काम भी लेने लगा
उसके अलावा और सारी चीज़ों में मकान भी बेचने की बात करने लगा। तो रियल एस्टेट का उसे होशियार था, लेकिन लालच एक बड़ी बला होती है। तो उसके कुछ चेक बाउंस हो गए, और वहाँ पे यूएई में चेक बाउंस होना एक ही बार में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो उसको चेक बाउंस के चक्कर में उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल से निकलने के लिए उसके पास पैसा नहीं, वो वहाँ सड़ रहा था, उधर बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे। ऐसा आदमी क्या करेगा, उसे पैसा आता दिखेगा तो वो कुछ भी करेगा। तो नवेद को, मतलब इमरान को लगा कि नवेद की ज़रूरत भी है, ये रियल एस्टेट का काम भी कर रहा है, और तो ये एक राइट कैंडिडेट हो सकता है। इसकी प्रोफाइल बबलू श्रीवास्तव को भेजी गई। बबलू श्रीवास्तव को ये प्रोफाइल ठीक लगी, तो उससे कहा गया कि इससे पूछो कि नज़र रखने का काम करेगा, कितना कर सकता है। तो उसको पूछा गया, तो जब उसको पता चला कि इसमें टीटीपी इन्वॉल्व है, क्योंकि मिलवाया टीटीपी के थ्रू था, तो उसको लगा काम बड़ा होगा। उसने डिमांड करी 10 करोड़ रुपए की, नवेद ने जेल में से बैठ के। इमरान ने वो रकम एक्सेप्ट कर ली बबलू के कहने पे कि 10 करोड़ इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम अच्छे से करेगा। तो लेकिन जो चेक बाउंस का पैसा है वो सब हम देंगे पहले, और इसको जेल से बाहर निकालेंगे। तो जो पैसा चेक बाउंस का था वो नवेद का जमा किया गया यूएई में, और इसको बाहर निकाला गया। अब जब इसको बाहर निकाला गया, इससे ये कहा गया कि तुम लाहौर जाओ, लाहौर में तुम्हें सबसे पहले एक घर ढूंढना है। वो घर कहाँ होगा, वो तौहीद मस्जिद के पास होगा। तो ढूंढो। क्यों? तौहीद मस्जिद में ही हाफिज सईद रह रहा था, ऐसा सुनने में आया था। जबकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हाफिज सईद जो है वो जेल में बंद है, जबकि वो जेल में बंद नहीं था, वो अपने हाउस अरेस्ट समझ लीजिए, अपने घर में था, सब कुछ था। ये साल कौन सा था? ये साल था 2019। 18 में कहानी शुरू हुई। 18 में से शुरुआत होते होते 1 साल बाद नवेद को हायर किया गया है। तो 1 साल तो है टीटीपी को दिल जीतने का, या कह लो टीटीपी पे ट्रस्ट, टीटीपी को अपने अंडर लाने के लिए किया गया। और इतना कर लिया गया कि जो समीउल हक का भाई है ईद गुल, वो इमरान के डायरेक्ट टच में हुआ। मैंने एक नाम बताना भूल गया था कि मतलब 1 साल के अंदर ईद गुल जो है वो इमरान के डायरेक्ट संपर्क में था, और वो ईद गुल भी दुबई रहने लगा था। लेकिन मिशन किसी को नहीं मालूम था कि हो क्या रहा है। पैसा दिया जा रहा है, काम को बोला जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, इधर से जाओ आदमी ढूंढो, इधर से जाओ इस तरीके का आदमी ढूंढो। नवेद को ढूंढने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया उस तरीके। भाई आपको अपने काम के लिए एक लेबर को घर में, अगर मैं इसका एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ कि अगर आप कोई घर बनवा रहे हो, आपको घर में लेंटर डलवाना है, तो आपको ढंग का मिस्त्री ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। यहाँ तो आप किसी को कोशिश कर रहे हो कि जो इक्वलेंट टू उसामा बिन लादेन है उसको ढूंढ रहे हो, तो उसको ढूंढने के लिए आपको उस कैलिबर का आदमी चाहिए। तो नावेद को ढूंढने में ही कम से कम 6 से 8 महीने का समय लग गया। और मैंने किताब में बहुत सारे सिनेरियोज मेंशन किए हैं कि इमरान किस किस तरीके के लोगों से मिला। वो पत्थर तोड़ने वाले से आदमी, एक तो इसमें एक अफगानी से भी मिलवा था, जिसका कोई काम, वो आते ही सीधे पैर मैले कुचेले कपड़ों में आता है, हाथ काले होते हैं। इमरान से एक दुबई के, जहाँ इमरान जो है बियर पीने अक्सर जाता था, बर दुबई में, वहाँ मिलता है। जो इमरान ने जिसको बोला था उसका नाम भी दिया है, जो इमरान के लिए लड़के ढूंढने का काम कर रहा था, वो उसको लेके आता है। और वो आदमी ऐसा होता है कि उसको देख के इमरान चिढ़ जाता है। वो इमरान उससे बात करता है तो वो सीधी बात करता है कि भाई पैसे के लिए आप दो, कुछ भी कर लेगा। बोले, तो इमरान पूछता है क्या करना है, बोले गाड़ी भी उड़ा देगा, गाड़ी को भी फोड़ देगा, गाड़ी के ऊपर हटौला चला देगा। तो वो उस तरीके का काम नहीं है, कोई नज़र नहीं रखना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अजीब से कैरेक्टर से इमरान की मुलाकात हुई है। तो अब नावेद को ढूंढा गया, 6 से 9 महीने लगे नावेद को ढूंढने में। लाहौर में जाता है ये घर। अब ये लाहौर पहुंचा, अब इसको मौका दिया गया तौहीद मस्जिद के पास ढूंढो। तौहीद मस्जिद में कोई जगह नहीं बताई गई, तौहीद मस्जिद बोला गया और कहा गया कोशिश करो मस्जिद के सामने है। बहुत घर ढूंढे गए। अब ये यूएई से आया, इसको एकदम से मकान भी नहीं मिल रहा था, भाई क्यों देंगे। और उस एरिया में सिक्योरिटी बहुत थी, जो जिसके मैंने फोटोग्राफ्स इसमें लगाए हैं। तो अब इसको जो है एक मकान मिला, और चांस जो था वो मकान मिला, वो ठीक हाफिज सईद के सामने मिला। ये आपने वीडियो में भी दिखाया है, वो एक आपने आई डोंट नो से क्या कहना चाहिए, मैप जैसा दिखाया है, जिसमें 116 नंबर का बंगलो इसका रहता है और 121 शायद हाफिज सईद का, मतलब कोने वाला है ऐसे। हाँ। ये है और ये है, अब बीच में बहुत चौड़ी रोड है, और उस एरिया में घुसने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग है। कोई
पाकिस्तान ने हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करने के लिए दी रखे थे। बहुत बड़ी बैरिकेटिंग है, उसमें ब्लैक कमांडोज हैं खड़े हुए, और मैंने उनके वो जो कमांडोज हैं उनकी फोटोज भी मैंने यहाँ दिखाई है, वो कमांडोज कैसे हैं। नावेद उनसे दोस्ती भी कर लेता है। नावेद जब पहली बार वहां पहुंचता है तो उसे घर मिल जाता है। मैंने एक वीडियो भी पब्लिश किया है जिसमें वो प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ घूम रहा है और घर देख रहा है और सलाम वलाम कर रहा है, भाईजान कैसे हैं सब कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी डीलर को लेके जाता है। अब ये इसको घर मिल गया तो इसने वो घर लिया, लेकिन घर में खाली तो रह नहीं सकता भाई। आप इतनी हाई सिक्योरिटी एरिया में हैं जहाँ हाफिज सईद रह रहा है तो कुछ तो दिखाओगे। तो इसके पास जो था रियल इस्टेट का तो एक्सपीरियंस था ही, तो इसका यहाँ वहाँ पे एक रियल इस्टेट का ऑफिस बनवाया गया जिसमें लोग काम करने के लिए रखे गए, कंप्यूटर रखे गए, स्टाफ रखा गया, गाड़ियां खड़ी की गई, और वो जो था वो तौहीद मस्जिद से एक गली छोड़ के आगे था, मेन रोड के, मतलब मेन रोड से इस तरह वो घर है, मेन रोड से थोड़ा आगे दूसरी गली में इसका ऑफिस था। राइट, मतलब एक फ्रंट बनाया गया। एक फ्रंट बनाया, और इसके बाकायदा इसने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस भी दिखाने के लिए शुरू किया कि पुराना घर खरीद के इसको रिनोवेट कर देंगे आपके लिए। ये सब भी वो साइड बाय साइड कर रहा। अब कब तक एक आदमी अकेला रहेगा, शक की नज़र में आएगा कि ये यहाँ से निकलता है, देखने को ऑफिस जा रहा है, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन शक में आएगा, तो इसकी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कराया गया, जिसका वीडियो मेरे पास है, शायद मैंने अपने चैनल पे प्ले भी किया था, और किताब में उसके स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, वीडियो के ग्रैब शॉट्स डाले हैं। तो उसकी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया गया। अब जब फैमिली शिफ्ट हो जाती है तो वहाँ पे ये रोज़ शाम को, अब रियल इस्टेट वालों का आपको बिजनेस पता ही है कि हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी ना किसी की पार्टी करते हैं कि तभी लोग आएंगे मिलेंगे, तभी तो उनका मकान बिकेगा। करेक्ट, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो इसने जो है सबसे पहले वहाँ के लोकल जो मोहल्ले के जो तौहीद मस्जिद में रहने वाले लोग थे उनके ऊपर ट्रस्ट जीता, और ट्रस्ट जीत के रोज़ पार्टी कराना, बढ़िया खाना खिलाना, मकान की बातें करना, और ट्रस्ट जीता। ऐसे ही ट्रस्ट जो है उसने पर्सनल हाफिज सईद के बॉडीगार्ड का ट्रस्ट जीता। और पर्सनल ट्रस्ट जीत के उसने हाफिज सईद से मिलने भी गया, और इसकी मुलाकात भी हाफिज सईद से हुई। तो जब ये कंफर्म हो गया हाफिज सईद वहाँ है, तब आगे की बात पता चलती है। तो यहाँ तक पहुँचने में ही 1.5 साल का समय लग गया। राइट। फिर उसके बाद ईद लोगों की और लोगों की होती है कि भाई हाफिज सईद को ख़त्म करना है, तो अब कैसे ख़त्म किया जाए, एंट्री कैसे कराओगे किसी की भी, वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि चीज़ें थी। तो यहाँ इसको 2 गाड़ियाँ खरीद के दी गई जो एक सी थी, एक ही कलर की थी, एक ही मेक की थी, एक ही मॉडल की थी। उनकी मैंने आरसी तक पब्लिश की है, और उसमें यह था कि एक गाड़ी में जो है आखिरी में जो है RDX भर के उसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ताकि 2 गाड़ियाँ इसलिए ताकि किसी को शक ना हो, बाहर जाए और गाड़ी जो अंदर आए वो दूसरी हो। एग्जैक्टली। तो अगर किसी गाड़ी के यहाँ तक कि उस गाड़ियों में इतनी डिटेल रखी गई कि गाड़ियों के जो हैं जो मतलब कि जितने घिस जाते हैं उतने ही इक्वलेंट घिसे हुए हों। अगर कहीं 19-20 होगा तो नज़र में आ जाएगा। और ये स्क्रैच तक, अगर लेफ्ट में स्क्रैच है उतना ही बड़ा स्क्रैच है तो दूसरी गाड़ी पे भी उतना ही बड़ा स्क्रैच मारा गया। उसका ट्रेस पेपर से उसको स्क्रैच को बनाया, फिर वो दूसरी गाड़ी पे उस हिसाब से स्क्रैच किया। स्क्रैच, स्टीयरिंग, इंटीरियर, सब चीजें एग्जैक्ट रखी गई। ये पूरी प्लानिंग बबलू श्रीवास्तव की थी। जेल में बैठे इतना माइन्यूट डिटेल्स, इतनी माइन्यूट डिटेल्स प्लान करने के लिए। भारत में कौन से जेल में था ये? अभी भी है, था क्या है? अच्छा, अभी भी जेल में है। कौन सी जेल में? बरेली जेल में। दुनिया जानती है, ये नाम बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे अगर डालोगे बबलू श्रीवास्तव जेल तो बरेली नाम आ जाएगा सीधे, तो इसलिए मैं ये डिटेल कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता भी नहीं। तो ये तो बरेली जेल में बैठ के उसने ये सारी प्लानिंग की है। वो सारी डिटेल्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना, उस इन्फॉर्मेशन को स्टडी करके आगे बढ़ना। पर इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है, अगर एक क्रिमिनल जेल में बैठ के पाकिस्तान में एक ब्लास्ट कराने का सोच सकता है, देश के दुश्मन को एलिमिनेट कराने का सोच सकता है, तो हमारा जेल का सिस्टम तो बहुत मतलब शायद लीनियंट है। देखो, या शायद इसके लिए कराया गया हो लीनियंट। देखो, अगर अब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कहोगे? लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठ के वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे दिया। वो कौन सी जेल है ये किसी को नहीं पता चल रहा, आज तक नहीं पता चला। हर जेल वाला कहता है ये हमारे यहाँ का नहीं है, दूसरी जेल का है, ये वहाँ का है, वहाँ का। उसको गुजरात भी शिफ्ट किया। गुजरात में शिफ्ट होने के बाद भी उसने जो है दिल्ली में एक मर्डर कराया हाशिम बाबा के साथ मिलके, राइट? एक जिम वाले का शायद, राइट।
तो जेल में कोई इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान करने के कहीं ना कहीं लूप होल निकल जाते हैं। जेल में 1000 आदमी बंद है और उनको देखभाल के लिए 200 आदमी है, तो आप कहीं ना कहीं तो लूप होल निकालोगे। और जो जेल में आया वो दिमाग से ही दिमाग वाला है, तभी तो जेल में आया है। उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है तभी तो जेल में पहुंचा है। कम दिमाग होता तो वो भी लेबर होता। राइट, शैतानी दिमाग है बस। शैतानी दिमाग है, एक्स्ट्रा दिमाग कहता हूँ मैं, शैतानी दिमाग नहीं कहता मैं, एक्स्ट्रा दिमाग कहता हूँ। शैतानी दिमाग है तो एक्स्ट्रा दिमाग है। ऐसे समझो। तो अब आप सोचिए कि जेल में कहीं ना कहीं तो लूप होल होंगे, तभी तो उसको, अब ये कहना गलत होगा कि लीनियंसी दी गई। कोई भी लीनियंसी नहीं दी जाती है, ये गलत फहमी है कि लीनियंसी दी गई। कोई आप सजा काट रहे हो तो आप लीनियंसी के लिए थोड़ी काट रहे हो। हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है, हाँ आपको सुविधाएं मिल जाती हैं ह्यूमन राइट के तहत कि आपका खाना ठीक होगा, जो आपको एक डाइट चाहिए वो मिलेगी, आपको किसी तरीके के जो उत्पीड़न है वो नहीं होंगे। वो सब चीज़ें ह्यूमन राइट के तहत आ जाती है, वो आपको मिलती हैं। लेकिन ये कह देना कि लीनियंट हो गई क्राइम के प्रति पुलिस या प्रशासन, मैं नहीं मानता। हाँ, भ्रष्टाचार कई जगह आता है, वो उजागर होता है, तो जब उजागर होता है तो उसकी सजा भी कोर्ट देता है अधिकारियों को जो पाए जाते हैं, तो वो कानून के तहत है। राइट। तो उसमें ये कह देना कि लीनियंट हो गया, इस हाफिज सईद को वो टारगेट कर रहा था बबलू श्रीवास्तव, तो प्रशासन लीनियंट हो गया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँगा। ओके, बट कमिंग बैक टू स्टोरी, ये नावेद ने वो 2 गाड़ियाँ कर ली है, इसके बाद क्या होता है? नावेद को पैसे दिए गए, नावेद को बोला, अब ये 2 गाड़ियाँ दी क्यों गई? ब्लास्ट कराने के लिए दी गई। उससे पहले बहुत सारे सिनेरियोज आए। Okay. वो गाड़ियों का सिनेरियो कैसे आया, जब लोकेशन देख ली गई, इसमें ऑपरेशन चाचा जान नाम क्यों दिया गया? अब ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने किताब में दिया है। तो जब भी नावेद को कोई मैसेज करना होता था हाफिज सईद के बारे में, तो वो हाफिज सईद नहीं कह सकता है, वो मैसेज समझ लिया जाएगा। तो चाचा जान, मामू जान, ऐसे ऐसे जान शब्द यूज किया है। जहाँ पे जान शब्द अंत में आ रहा है तो वो रेफरेंस हो गया कि ये हाफिज सईद के लिए है। जान शब्द होना चाहिए, भाईजान है, कोड नेम जान था, मतलब हाफिज सईद। हर शब्द के पीछे जान है कि आज मैं भाईजान से मिला, लेकिन भाईजान की ज़्यादा तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उनसे ज़्यादा देर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। अब वो भाईजान भी जो है वो हाफिज सईद है। चाचा जान बेसिकली कि ये चाचा जान यूज़ करते थे। शायद आपके ही एक किसी वीडियो में ये हाफिज सईद के लिए कह रहा था, आई एम नॉट टू श्योर, कि लखड़ा के चल रहे हैं सब। हाँ, वो मेरे वीडियो में, वो मैंने ही वीडियो पब्लिश किया था। तो मतलब हाफिज सईद की हेल्थ कंडीशन खराब थी। ओके, वो एक एज फैक्टर कह लीजिए, और फिर लंगड़ा के चलना है। तो ये जो नावेद है ये एक्चुअली हाफिज सईद से मिल रहा था? ये हाफिज सईद से तोहीद मस्जिद में मिल रहा था। किस बेसिस में, मतलब क्या बोल के मिल रहा था? ऐसे मिला कि जैसे उसके जो बॉडीगार्ड हैं, बॉडीगार्ड से उसने दोस्ती घाटी। जब उसे पता चला कि ये बॉडीगार्ड हाफिज सईद के हैं, तो इसको इन्फॉर्मेशन तो पहले दे दी गई थी। जब इन्फॉर्मेशन दी गई कि तुम्हें नज़र किस पे रखनी है, टीटीपी, क्योंकि नावेद को हैंडल इमरान नहीं कर रहा था। ओके, नावेद को हैंडल टीटीपी कर रहा था, टीटीपी को हैंडल इमरान कर रहा था, और इमरान को हैंडल ये बबलू श्रीवास्तव कर रहा था। और इमरान को भी कई बार बीच बीच में अली बुदेश की भी एंट्री कराई जाती है। कुछ चीज़ों में जो किताब में पूरा सिलेवार तरीके से एक एक जो घटनाएं साल दर साल मैंने मंथ वाइज इसमें डिस्क्राइब किया है। तो ये लेकिन हाफिज सईद से बातें क्या करता मिलने के बाद? हाँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताइए, मैं आपको कोई भी सहयोग दे सकता हूँ तो बताइए, मेरा रियल एस्टेट का काम है। जो टेरर यहाँ वाले तक कि सुनो, मजेदार बात जो मैंने किताब में मेंशन नहीं की है, नावेद को एक उसके घर का या मस्जिद का रिनोवेशन का ठेका भी मिल जाता है हाफिज सईद के। अच्छा, ये इतना पेनिट्रेट कराया जा चुका था, मतलब इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी। भाई आपको फंडिंग मिल रही है पीछे से, आपको हर चीज की सुविधा मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं कि रोज पार्टी कराओ। ट्रस्ट जीतने के लिए आप कैसे करोगे? पार्टी कराओगे, 50 चीज़ें करोगे, आप उनको हेल्प करोगे, उसके गार्ड्स की अगर अच्छा बच्चे कैसे हैं, बढ़िया हैं यार, मेरी बेटी का बड़ा या बेटे की तबीयत ख़राब है, तो अरे मैं हूँ आपके साथ, मैं चलता हूँ, वहाँ जाके 4 बातें करी, डॉक्टर का बिल पूरा पे कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा भाई? कहने को चाहे 100 रुपये का बिल हो, पे तो नावेद ने किया, नावेद के घर से पैसा था नहीं,
नावेद को तो छूट मिली हुई थी कि तू ट्रस्ट जीतने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है तुझे पीछे से टीटीपी दे रही है। टीटीपी 1 रुपया खर्च करती थी, 50 रुपये लेती थी पीछे से, राइट, इमरान को बोल के। समीउल हक इमरान के ज़्यादा टच में था, तो जो नवेद जो इन्फॉर्मेशन देता था वो इमरान को डायरेक्ट नहीं देता था। हाँ, इमरान की मीटिंग जरूर पहली बार हुई थी, और जब वो इमरान को सही लगा तो टीटीपी से मिलवाया। टीटीपी में समीउल हक उसको डायरेक्ट वो कर रहा था। इतना बड़ा जो नेटवर्क क्रिएट किया गया वो इसलिए किया गया कि मेन आदमी तक ना पहुंचा जाए कि इसके पीछे दिमाग कैसा है, किसका है। अगर पीटर पॉल डेविड नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये केस पूरा खुल भी नहीं पाता कि इसके पीछे बबलू श्रीवास्तव का दिमाग था। पीटर पॉल डेविड पकड़ा गया इस वजह से अली बुदेश का हुआ। अली बुदेश का हुआ तो पता चला कि इसके पीछे बबलू श्रीवास्तव है। अब जब बबलू श्रीवास्तव का नाम आया इंडिया का तो कह दिया गया कि ये रॉ का काम है, जबकि रॉ का कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। मुझे एक चीज़ बताओ, हमारी सरकार इतनी बेवकूफ़ है, एक क्रिमिनल को पैसा देगी जो जेल में सजा काट रहा है कि तू जा हाफिज सईद को मारने के लिए हम पैसा देंगे, तू जा, ऐसा कौन करता है? पर क्या RNDW को या हमारी सरकार को ये पता था कि बबलू श्रीवास्तव ऐसा कुछ प्लान कर रहा है? इनडायरेक्टली शायद पता हो सकता है, नजरअंदाज कर दिया गया, हो सकता है। मैं इस पर श्योर नहीं हूँ ना, मैंने इसको इस पॉइंट से मैंने रिसर्च किया। अगर मैं इस पॉइंट से रिसर्च किया तो शायद मैं इस पे आपको एक पुख्ता कमेंट दे सकता था। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, हमें दोनों कॉइन के दोनों हिस्से देखने पड़ते हैं। जिस पर मैंने रिसर्च नहीं किया तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ जो मुझे नहीं लगता है कि सही होगी टिप्पणी देना। बट पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ क्योंकि छोटा राजन के साथ में तो ये हो चुका है कि शायद कुछ चीजें थी जो बताई गई या नजरअंदाज की गई हमेशा। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे भी शायद में भी हमेशा उसको मदद मिली। ओके, एजेंसी से अब कोई भी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, इसमें नाम लेने की क्या जरूरत है? ये तो इशारा काफी होता है, ये तो नाम लेना नहीं जाया जाता। हमारे यहाँ एक है कि कभी भी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स होता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता, और वो कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं कहता हूँ कि छोटा राजन को इम्यूनिटी मिली हुई थी। अब वो इम्यूनिटी अधिकारी को के द्वारा मिली हुई थी या किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा मिली गई थी। इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी है। कैल्शियम की गोली से भी इम्यूनिटी आ जाएगी, एंटीबायोटिक से भी आ जाएगी, मल्टी विटामिन से भी इम्यूनिटी आ जाएगी। ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब उसमें वो है तो गोली, अब वो कौन सी गोली से इम्यूनिटी आ रही है अब ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आप गोली भी तो 50 खा रहे हो, 4 खा रहे हो। तो ये मैं ये कहता हूँ कि उसको इम्यूनिटी मिली थी, वो किसके थ्रू मिली हुई थी ये मैंने कभी जांच नहीं की। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसकी जांच करने के लिए कि इम्यूनिटी की जाए। ओके, इस कहानी में वापस आते हैं। फिर क्या होता है जब ये मस्जिद का भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? वो हाँ, वहाँ पे काम भी किया, ये हाफिज सईद से मिलता रहा, लेकिन इसने एक वॉइस मैसेज भी भेजा जो मैंने अपने YouTube चैनल पे पब्लिश भी किया है। उसमें ये बताता है कि चाचा जान से आज मुलाकात हुई, तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन उनसे मिलने से पहले मेरी सारी चीज़ें यहाँ तक कि पेन, घड़ी, मोबाइल सब रखवा लिए थे, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, आपको इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत जल्दी उनकी फ़ोटो भी भेजने की कोशिश करूँगा। इस मैसेज से बहुत कन्फर्म्ड हुआ कि हाफिज सईद है। अब मज़ेदार बात ये आती है जब इसको ये पता चलता है टीटीपी के द्वारा, शुरू में जब इसको घर दिलवा दिया, ऑफिस सेटअप कर दिया, तब टीटीपी ने बोला कि किस पे नज़र रखनी है, कहाँ तुमको इन्फिल्ट्रेट करना है, किसके घर में घुसना है, किसकी घर की इन्फॉर्मेशन देनी है। तब नाम उजागर किया इमरान ने समीउल हक को, और समीउल हक ने नाम उजागर किया नवेद को। अब दोनों, जब समीउल हक को पता चला हाफिज सईद है और जब नवेद को पता चला हाफिज सईद है, तो दोनों के लालच की जुबान इतनी लंबी हो गई क्योंकि बाउंटी उतनी बड़ी थी। बाउंटी उतनी बड़ी है। तो नवेद को जब पता चला कि ये है, वो कह रहा मैं 10 करोड़ नहीं लूंगा, 15 करोड़ लूंगा और उसमें एडवांस लूंगा, जो उसको मिला भी। अब जब नवेद से समीउल हक से ज़्यादा पैसा मांगा गया तो समीउल हक पहले ही, जब उसको बोला हाफिज सईद के लिए बोलना है, तो जब हाफिज सईद का नाम आया तो उसने इमरान को बोला कि मैं पहले एक्स्ट्रा पैसा लूंगा इस काम के लिए, कराने के लिए। तो वो उस पर भी हामी भरी गई। जो काम 1 रुपये में होना था वो पहुंचते पहुंचते कई हज़ार में हो गया, क्योंकि नाम बड़ा था। पहले तो ट्रैक करने के लिए नाम नहीं बताया, शायद पहले ही नाम बता दिया जाता तो और पैसा ट्रैक करने के नाम पे ही मांग लिया जाता। तो नाम ही नहीं बताया गया, तो 1-1.5 साल तक सिर्फ प्लानिंग में ही निकल गया कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब जब वो कंफर्म्ड हो गया कि ये पहुंच गया और यहाँ नज़र रखनी है, इन्फिल्ट्रेट करने से हाफिज सईद, वो डायरेक्ट थोड़ी घुसा, उसको बोला गया कि हाफिज सईद को करना है। तो जब उसको बोला गया हाफिज सईद को करना है, तो इमरान की नवेद की
ये हो गई कि मुझे अब पैसा एक्स्ट्रा चाहिए तो दिया गया, फैमिली बुलाई गई, फिर ये इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया, उनके पास जा जाके मिलना शुरू हुआ, इन्फॉर्मेशन देनी शुरू हुई। फिर ये बच्चों के साथ जो है वहाँ बालकनी में बैठ जाता था दिन भर, वहाँ की रिकॉर्डिंग कर करके भेजता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सब कुछ भेजा करता था। ओके। तो ये जब नाम पता चला, नाम से पहले थोड़ी इन्फिल्ट्रेट किया, पहले तो ये सब सेटअप में लग गया कि घर लेंगे, सब लेंगे, कि वहाँ पे नज़र रखी जाएगी। जब सब कुछ हो गया तो नाम लिया गया, तब इनके लालच बढ़े। अब सब नाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये कंफर्म्ड हो गया कि हाफिज़ सईद वहाँ रह रहा है, एक आध दिन के लिए निकलता है, तो ये हुआ कि अब इसको घर से ही उड़ा दिया जाए, लेकिन वो इतनी तरीके से उड़ाया जाए कि सिर्फ घर को नुकसान हो और किसी को ना हो। ओके। तब ईद गुल की एंट्री वापस होती है, जो कि ब्लास्ट एक्सपर्ट है। ईद गुल को बोला जाता है, इसको नवेद को बोला, इमरान को कहा जाता है कि 2 गाड़ियों का इंतज़ाम करो। अब वो एक गाड़ी में ऑफिस जा रहा है, निकल रहा है, एक गाड़ी ऑफिस में पार्क नहीं, एक गाड़ी को बिल्कुल सेम बनाया गया और वो पार्क कर दी गई ईद गुल के पास। उसमें कहा गया कि आप जो है इसमें RDX भरेंगे। उसका भी ये किया गया कि शॉकर बदलेगा, क्योंकि भाई आप कुछ वजन रखोगे तो वो बैठ जाएगा। अब गाड़ी एक आदमी चला रही है तो अगर बॉडी दबी हुई है तो वो दिखेगा शॉकर दबे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा हैवी शॉकर लगाया गया कि वो वजन रखने के बाद भी ओरिजिनल जो नवेद की गाड़ी है उसमें लेके जाया जाएगा। तो प्लानिंग ये थी कि नवेद जो है अपनी गाड़ी से डेली आ रहा है, डेली जा रहा है, तो गाड़ी की पहचान हो गई, सेम नंबर प्लेट की गाड़ी है। तो उसका ये था कि अंदर जाएगा गाड़ी से और फिर वापस जाएगा, दूसरी गाड़ी आएगी लेके आए, वो गाड़ी वहाँ छोड़ देगा, उसमें एक आदमी घुसेगा जो दिखाएगा कि उसमें चोरी कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, और अपने आप को उस गाड़ी से ब्लास्ट कर लेगा। उसमें जो ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग वाला जो व्यक्ति चुना गया था उसकी आईडी तक मैंने दी है। अच्छा। हाँ, मैं बताता हूँ, देखो अभी इसका फोटो भी है। ये तो गाड़ी के आ गए, ये मैप के फोटो आ गए जो भेजा करता था। ये है वो बंदा जो टर्की से था, क्या नाम था इसका? मोहम्मद इदरिस था, जिसको सुसाइड बॉम्बिंग करनी थी। अब ये था कि ये वहाँ तौहीद मस्जिद में पहुंच जाएगा और एक गाड़ी में सारा RDX भरा हुआ है जो ईद गुल इमरान को देगा। अग्रीमेंट किस चीज़ का है ये एग्रीमेंट की कॉपी वो है जो उसके ऑफिस की है और घर की है। घर के जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें उसके नाम लिखा हुआ है, कौन सी तारीख से है, वो सब दोनों एग्रीमेंट की कॉपी। कहाँ से मिला आपको? ये भी मिल गया। अब ये मत पूछो कहाँ से मिला, मिल गया बस। ओके। इसी बीच में नावेद मालदीव्स भी जाता है जी, उसका भी तस्वीर है, उसकी फोटो भी मैंने पब्लिश किया। तो एक किताब में पूरी डिटेल है कि हाफिज सईद को खत्म करने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई, और ये बहुत बड़ी तैयारी थी जो ओसामा बिन लादेन की तरह थी। तो ये ब्लास्ट होता कैसे फिर? ब्लास्ट यार क्या होता है कि नावेद को जब ये इसी बीच में कोरोना का हाल आ जाता है, तो जो ब्लास्ट के लिए सुसाइड बॉम्बर आने वाला था वो नहीं आता है, मतलब इदरिस लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद ये अपने घर में बैठा है और इसको बोला जाता है कि भाई तुम गाड़ी लेके जाओगे, गाड़ी छोड़ दोगे, उसमें डेटोनेटर लगा दिया जाएगा, टाइम के हिसाब से ब्लास्ट हो जाए। तो इसने कहा कि मैं सारे काम करूंगा लेकिन मुझे आप सारे पैसे पहले एडवांस दीजिए। तो ये जब कोरोना का फर्स्ट फेज खत्म होता है, फर्स्ट वेव खत्म होती है, तो मालदीव बहुत सारे कंट्रीज के लिए खोल दिया जाता है। तो नवेद ये कहता है कि भाई मेरे को इस चीज़ को करने से पहले मेरे को अपने परिवार को सेव करना है, और उस समय फ्लाइट से मालदीव्स के लिए थी। तो वो कहता है मैं मालदीव जाके वहाँ सेटल होने का देखूंगा। नहीं, ये वहाँ से फ्लाई करता है अकेला, और इधर से इमरान दुबई से फ्लाई करता है इसको समझाने के लिए। इमरान की और नवेद की मुलाकात मालदीव्स में होती है। क्या समझाने के लिए? कि भाई तू काम कर ले, तेरे पैसे मिल जाएंगे। कि तू हमारी गाड़ी वहाँ प्लांट कर दे। ये अड़ा रहता है कि गाड़ी, अब इसको ये रियलाइज़ हो गया मेरी वजह से तो गाड़ी की एंट्री हो नहीं सकती, शक्ल मेरी है, पहचानते हैं गाड़ी मेरी है, बिना चेकिंग के गाड़ी को मैं ले जा सकता हूँ। कोई भाई आप उस इलाके में रह रहे हो, बैरिकेड्स, आप बाहर से कोई गाड़ी आएगी चेकिंग होगी, आप डेली आने जाने वाले की गाड़ी को कितनी बार आप चेक करोगे? वो रह ही वहीं रहा है, कोई शक ही नहीं कर सकता। इसे पता था कि मेरे बिना कोई गाड़ी को एंट्री करा नहीं सकता, तो इसके वही लालच बढ़ा। तो ये इमरान जो है दुबई से फ्लाई किया मालदीव्स, और ये लाहौर से फ्लाई किया है वाया कराची टू मालदीव्स, माले,
कि मेरे को आप पैसा दे दो, मैं यहाँ सेटल हो जाऊंगा। तो इमरान इसको मालदीव्स में बताता है, ये फोटो ही इमरान ने खींची है जो मालदीव्स वाली है, ओके। होटल के बाहर खड़ा हुआ है। इसे फोटो खिंचवाने का नावेद को बड़ा था कि मैं तो जेम्स बॉन्ड बन रहा हूँ, तो जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में तो इसका कवर ब्लो हुआ। ओके, कवर ब्लो हुआ, ये वाली कवर क्या कि इसके पीछे भी है कवर से, ये सबसे ज्यादा वीडियोस बना बना के भेजा करता था, वो अपने उसकी कॉपी अपने फोन में रखता था जी। वो कभी डिलीट नहीं करता था, क्योंकि वो भेजता था समील हक को, समील हक भेजता था इमरान को, इमरान भेजता था बबलू श्रीवास्तव। बहुत लंबी ट्रेल रखी गई कि जिससे कि ट्रैक ना हो पाए, और ये अपने फ़ोन में हर चीज़ रखता था। वो फ़ोन बाद में जब पकड़ा गया तो सारी डिटेल सामने आई। ओके, तो इसको थोड़ा सा पीछे रहता है, ये ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ नहीं। ओके, अब ये मालदीव जाता है, इसको समझाया जाता है, इसको कुछ थोड़ा बहुत पैसा देता है, ये वापस आता है। वापस आने पे इसको ये रियलाइज होता है कि यार ये पैसा मुझे देंगे नहीं, मेरे भी अगर ये कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये वहां से भाग जाता है, भाग के पहुंच जाता है आईएसआई लोकल पुलिस थाने में। ओके, लोकल पुलिस थाने में पहुंचता है तो ये वही कहता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, हाफिज सईद के ऊपर हमला होने वाला है। पुलिस वाले इसको बेवकूफ़ समझते हैं, वो आईएसआई के हवाले हम इसको कर देते हैं। आईएसआई जब से पहले तब तक इन्वेस्टिगेट करती, यहाँ पे ये सारी बातें पता चल गई। तो इमरान ने समील हक को हड़काया कि साला तुम्हारी वजह से गया है, हम पे पैसा दे देते, इससे कहते तो काम करता, मैं इससे मालदीव्स में मिलके भी आया और पैसे भी देने को तैयार था। समील हक को ये लगा कि साला मोटा पैसा हाथ से जा रहा है, तो उसने ईद गुल को हड़काया। ईद गुल डर गया, उसने एक गाड़ी का जुगाड़ किया पीटर पॉल डेविड से, क्योंकि पीटर पॉल डेविड से ईद गुल की मुलाकात ऑलरेडी बहरीन में हो चुकी थी, और पीटर पॉल डेविड ये बता चुका था कि मैं सेकेंड हैंड गाड़ी का काम करता हूँ। ठीक है, तो उसने सेकंड हैंड गाड़ी जो है पीटर पॉल डेविड से खरीदी, जो पीटर पॉल डेविड की आईडी पे थी। ओके, उस गाड़ी में बम आरडीएक्स लगाया, इतना ज़्यादा आरडीएक्स लगाया क्योंकि भाई गाड़ी तो पैरीग्रेड तोड़ के अंदर नहीं जा सकती उसे। तो जो जैसे ये हाफिज सईद का घर है, इससे 2 ब्लॉक छोड़ के मेन रोड पे गाड़ी ईद गुल ने खड़ी की। अब यहाँ पे ना ये कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग ये थी कि जो ब्लास्ट होगा वो सिर्फ हाफिज सईद के घर के बाहर होगा, जिससे हाफिज सईद के घर का नुकसान हो और किसी का नहीं हो। पर ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के, ये 2 ब्लॉक्स छोड़ के, जिसमें 100 किलो आरडीएक्स भरा गया, ईद गुल लेके गया और वहां जाके ब्लास्ट कर दिया। मतलब 2 ब्लॉक्स उड़ाने की पूरी 2 ब्लॉक्स का भाई, इनको पैसा चाहिए था और ये डर गए थे। ये डरे ऐसे कि अगर जो आदमी इतना पैसा दे रहा है ये कल को हमें भी मार सकता है, तो इन्होंने कहा कि कैसे करके काम निपटाओ। इधर नवेद आईएसआई के उसमें था, उसने फ़ोन पे सारी चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। उसने समील हक का, इन्होंने समील हक के पीछे ढूंढे, जब तक ये ईद गुल तक पहुंचते तब तक ब्लास्ट हो गया। और इन्होंने डर के मारे किया, इसमें ना बबलू श्रीवास्तव का हाथ ना इमरान का हाथ, इनका हाथ इतना था कि हमें ब्लास्ट करना है तौहीद मस्जिद पे, जो कि मस्जिद का नुकसान हो, आसपास के घर का नुकसान नहीं हो। कि वो जो सुसाइड बॉम्बर है वो इमरान की गाड़ी चुराएगा, जो सीसीटीवी फुटेज में आएगा दिखाया जाएगा कि एक आदमी बाहर से आया, उनने इमरान की गाड़ी चुराई और उसमें इमरान की गाड़ी में ऑलरेडी ब्लास्ट था, आरडीएक्स था। ये किसी को उतना आरडीएक्स होगा जितना तौहीद मस्जिद में नुकसान हो जाए, और वो तेजी से चलाता हुआ तौहीद मस्जिद में घुस जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी चुराई है, और सुसाइड बॉम्बर में अपने वो था उसने ब्लास्ट कर दिया। तो ना नवेद पे शक आता ना कुछ होता। नवेद को ये होता कि अच्छा हुआ तुम बच गए, तुम उस गाड़ी में नहीं थे, तुमने तो गाड़ी, मतलब आदमी भाई चोरी तो इदरिस करता गाड़ी की, और लोगों को लगता है कि उसने अपने ऊपर बहुत सारे वो कर रखे हैं और पेट्रोल की गाड़ी है, तो इसलिए पेट्रोल में ब्लास्ट करने से कि गाड़ी में ब्लास्ट किया जिससे कि ज़्यादा नुकसान हो। ये प्लानिंग थी। प्लानिंग याद थी, प्लानिंग तब्दील हुई कि नवेद जो है लोकल पुलिस पे पहुंचा, वहाँ से आईएसआई पे को दिया गया, और इतने बीच में ये जब पहुंच गया तो ये इमरान ने समील हक को डांटा, हड़बड़ा गए वो, और वो समील हक ने ईद गुल को डांटा, ये हड़बड़ा गए। इन्होंने बड़ा एक गाड़ी में पीटर पॉल डेविड से एक गाड़ी खरीदी। पीटर पॉल डेविड ने वो गाड़ी दोस्ती यारी में कि भाई मेरा तो बिजनेस है सेकंड हैंड गाड़ियों का, मैं दे दूंगा, और दे के वहाँ पहुँचा। उसने वो लगाया 100-150 किलो आरडीएक्स 2 ब्लॉक पीछे का और उड़ा दिया। उसमें जो आम आदमी भी मारे गए। जो हाफिज सईद का क्या हुआ? बच गया। वो कहाँ था उस वक्त? ब्लास्ट घर में ही था, पर बच गया। नसीब है। मुझे याद है इसके बारे में न्यूज़ पे भी बहुत, इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत आ रहा था कि मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ, ऐसा 2 ब्लॉक छोड़ के था। मैंने तो उस ब्लॉक तक की फोटो दिखाई है। उस घर, किस घर को चुना गया कि इस घर के पीछे है, इस घर को उड़ाओगे तो वो पीछे वाले घर पे भी नुकसान होगा, उस घर तक की मैंने फोटो दी है कि ये वाले घर को ईद गुल ने चुना।
और पूरा बकायदा मैंने सिलेवार तरीके से, जो जब तक किताब नहीं पढ़ी जाएगी तब तक किसी को नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या क्या घटित हुआ। पॉडकास्ट में हम उतना 250 पेज की किताब है, जी। पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में है कि ये घटित हुआ, पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा। बट ये हाफिज सईद का नसीब था कि वो बच गया। ये उसका नसीब था। वो इसलिए बच गया कि पहले ही प्लानिंग फेल हो गई, कि नवेद बैकआउट कर गया। अगर उसे पैसे मिल जाते तो शायद हाफिज सईद आज दुनिया ही अलग होती पूरी, कुछ और केसेस और तरीके से केस इन्वेस्टिगेट होता, और हाफिज सईद की डेथ हो गई होती। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये अब आप सोचिए कि एक आदमी जेल में बैठ के पैसे का जुगाड़ करता है, क्राउड फंडिंग करता है, पूरी प्लानिंग करता है, 1 साल तक किसी को ये नहीं पता चलता कि टारगेट कौन है। वहाँ पे हाफिज सईद की किस्मत देखिए, कोरोना लगा। कोरोना में जो आदमी टर्की से आना था, इदरिस, वो नहीं आ पाया। वहाँ पे फिर दूसरी तरफ जब थोड़ा बहुत खुला 2021 में ब्लास्ट हुआ था जून में, तो नवेद बैकआउट कर गया। नवेद बैकआउट कर गया तो इसका घर सुरक्षित हो गया। नवेद के बैकआउट होने के बाद समीउल हक ईद गुल हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी लग जाएगी हमारी, तो उन्होंने 2 ब्लॉक उड़ा दिए। तो गलती तो समीउल हक और ईद गुल की है। प्लानिंग तो सिर्फ हाफिज सईद को टारगेट करने की थी, आम जनता से कोई मतलब भी नहीं था। इसलिए इस ब्लास्ट को जो है पाकिस्तान टेरर अटैक कहता है, इसलिए इंडिया का नाम लेता है वो। तो इस तरीके से प्लानिंग सोचिए कौन कर सकता है। ये तो वही ओसामा बिन लादेन जैसी जो प्लानिंग थी, वो इसके इक्वलेंट ही ये प्लानिंग है। आज हाफिज सईद कहाँ है? अब तो अपने घर में है, जेल में है, पता नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर एक इंसान जो जेल में बैठ के इतना सब कुछ प्लान कर सकता है, तो हमारी एजेंसीज तो फिर और ज्यादा प्लान कर सकती होगी। यार एजेंसी कभी भी ये हरकतें नहीं करेंगी ना। ऑफ कोर्स लोगों को उड़ाने के बारे में तो नहीं सोचेगी। ये क्रिमिनल्स कर सकते हैं, ये क्राइम माफिया कर सकते हैं, बॉसेस कर सकते हैं। एजेंसी ये को करेगी? एजेंसी का क्या मतलब है? एजेंसी का काम है डाटा इकट्ठा करना, वो हमारी एजेंसी बहुत अच्छे से करती है। हमारी एजेंसीज को ये पता होता है कि यहाँ दूसरे देश का जो अधिकारी है वो हमारे साथ क्या साजिश कर रहा है, तभी तो हमारे यहाँ इतने स्लीपर सेल को पकड़ लिया जाता है। एजेंसी यहाँ फोकस करेगी या एजेंसी ये फोकस करेगी कि वो कर? एजेंसी इंडिया को की सरकार को डिटेल देगी कि ये आदमी यहाँ है, ये इस नाम से ट्रैवल कर, इनका ये सेटअप है, ये सेटअप है इंडिया। और एजेंसी कहेगी कि यूएन के थ्रू आप इस पर प्रेशर डलवाइए। तो ये बताइए, ये जो न्यूज़ में आजकल आते रहता है अननोन गनमैन ने यहाँ वहाँ शूटिंग कर दी, देश का दुश्मन। यार अननोन गनमैन कोई भी नहीं है। मतलब यार ये किस्से कहानियां है ना, ये एक इंटरेस्टिंग है, ये मनोरमा कहानियां हैं। पर लोग तो मर रहे हैं यार आपसी विवाद में भी तो मरते हैं। बहुत सारे केसेस जो हुए हैं वो आपसी विवाद में है। पर एक साथ में इतने सारे लाइन में जो देश के दुश्मन है उनका मरना थोड़ा सस्पिशियस आप नहीं सबसे है? पहले देश के दुश्मन देखिए जो एनआईए की लिस्ट में है। जो बहुत सारे मारे गए हैं वो एनआईए की लिस्ट में ही नहीं है। आप दुश्मन कैसे मानोगे? एनआईए की लिस्ट देखोगे ना, या सीबीआई की लिस्ट देखोगे, राइट? इन दो ही लिस्ट तो देखोगे। जब उन लोगों का उस लिस्ट में नाम ही नहीं है तो अननोन गनमैन पे जबरदस्ती कोई पैसा खर्च करके भेजेगा वहां पे। और हमारे यहाँ का अननोन जो गनमैन है वो तो फैंटम हो गया, रात को आया चश्मा लगा के, काला चश्मा मास्क लगा के ठाए ठाए करके जा रहा है, कोई देख ही नहीं रहा उसको। ये आपसी लड़ाइयों में बहुत मर रहे हैं। लेकिन लोगों को लग रहा है कि एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ गया है कि हमारा ही आदमी कर सकता है। लोग ये भूल जाते हैं कि आपसी विवाद भी होता है। लोग ये भूल जाते हैं कि उस आदमी का नाम एनआईए की लिस्ट में है या नहीं है। ये तो मीडिया में कहानी बना दी तो उसे यार मीडिया को क्या चाहिए? मीडिया आज की तारीख में वो टीआरपी के लिए चाहिए। जो मैंने आपको अभी कहा था कि दाऊद की फोटो लगाइए, आप दबा के टीआरपी लीजिए। अब दाऊद के 93 से पहले की सारे लोग कहानियां कर रहे हैं। दाऊद के आगे भी सोचिए, बहुत सारे लोग हैं जिस पे फोकस करना जरूरी है अगर हमें किसी को एजुकेट करना है तो। किताबें सबसे ज्यादा दाऊद पे लिखी गई। मैं कभी फोकस नहीं करता दाऊद पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। हमारी एजेंसीज को भी मालूम है कि वो कितने सारे बिजनेसेस कर रहा है। उसका किस्सा मैं कामरान फारिदी और जबीर मोतीवाला के पॉडकास्ट में आपको दूंगा। ये पॉडकास्ट का एंड यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक कहानी बताई एंड आई डोंट थिंक इसके बारे में किसी को पता था, अनलेस एंड अनटिल कोई आपका सब्सक्राइबर हो यूट्यूब पे या आपके किताबों को पढ़ता हो, किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मोगली प्रोडक्शंस जी।
आप अपने सब्सक्राइबर से कहिए मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, तो वो मैं लिंक सब्सक्राइब। डाल दूंगा, प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और क्योंकि साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहां पे सबको रिप्लाई देता हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं, 30,000 फॉलोअर चाहिए। देखिए अब भाई ने बता दिया है क्या चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे कंप्लीट करना। एंड किताब की भी मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ किताब को पढ़िए। एंड बहुत सारे लोग हमेशा पॉडकास्ट पे कंप्लेन करते हैं कि बहुत सारे जो ऑथर्स आते हैं उनकी बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो ये दोनों ही किताबें जिनके बारे में हमने बात की है, ये दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है, आप जाके खरीद सकते हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है। मैंने एक तो पूरी पढ़ ली थी, ऑपरेशन चाचारान में अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ क्योंकि अमेजोन ने बहुत लेट डिलीवर की मुझे, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपने लिखी Thank है। you. और शायद स्टोरी कहना उसे गलत है, सच्चाई। इवेंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स, नॉन फिक्शन। सो थैंक यू सो मच Thank अंबर you. जी, एक Thank और you. पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू। अब अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। चलो, डन है। Thank you. थैंक यू। Perfect.